जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारतीय संविधान में दिए मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और उनके चीन में दिए गए अधिकारों से तुलना। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत तथा चीन के बीच में कौन सी राजनीतिक समानताएं हैं, कौन सी राजनीतिक विभिन्नताएं हैं तथा भारत और चीन के मानव अधिकारों के क्या क्या अलग अलग नज़रिए हैं या फिर क्या समान नज़रिए हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने यूट्यूब चैनल के बारे में देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको BA फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के हर एक कंटेंट अवेलेबल है और फ्यूचर में जो भी कंटेंट रह गए हैं वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें और अपने ऐसे दोस्तों से शेयर करें जो इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक की। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है ये सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं और ये नोट्स काफ़ी वाइड नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं, जिससे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आंसर कर सकें और नॉलेज को बहुत ज़्यादा और बड़े रूप में बढ़ा सकें। दोस्तों, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने चैप्टर को या टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे लिए चैप्टर का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, हमारा चैप्टर कहता है कि भारत के संविधान में मानव अधिकार, मौलिक अधिकार और चीन में अधिकार, इनकी तुलना करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कहूँ किसी दो चीज़ों की तुलना करो, जैसे मैं कहूँ कि आपको अमेरिका और अरब दोनों के फैशन की तुलना कीजिए, तो आप बता सकेंगे कि भाई अमेरिका में इस तरह का फैशन है, अरब में इस तरह का फैशन है। उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि भारत में मानव अधिकार कैसे हैं, चीन में मानव अधिकार कैसे हैं। तो आपको दोस्तों ज़्यादातर को मालूम होगा कि भारत के मानव अधिकार किस प्रकार के हैं, लेकिन बहुतों को चीन के मानव अधिकार के बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि मानव अधिकार क्या है, फिर हम समझेंगे कि चाइना में किस तरह का मानव अधिकार है। धीरे धीरे करके हम नोट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं और हर एक को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जिससे समाज में एक उचित जीवन व समाज बिना किसी कठिनाइयों के सही रूप से चलाया जा सके या चलता है। तो देखो दोस्तों, मानव अधिकार मतलब वो अधिकार। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सीधा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में हर कोई सही से क्यों रह रहा है, या फिर कोई भी मान के चलो एक समाज सही से क्यों चलता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकार होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज से कई सौ साल पहले या कई साल पहले कहीं पर राजा हुआ करते थे। तो उन राजाओं में क्या दिक्कत थी दोस्तों, राजा कभी भी अपने देश को आगे ही बढ़ाता था, याद रखना दोस्तों। लेकिन राजा के राज्य में एक दिक्कत होती थी कि लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि हमारे मानव अधिकार सुरक्षित है। जैसे मान के चलो राजा को कोई स्त्री पसंद आई, ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उस स्त्री को ले जाएगा। उसके बाद में अगर राजा को कोई चीज़ पसंद आ गई, राजा को कोई व्यक्ति खटक गया, तो वो उसे सीधा फांसी पे लटका देता था। जैसा कि आप देख सकते हो कि ताजमहल जब बनाया गया था तो राजा ने क्या करे थे, सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो आज के टाइम में ऐसा हो सकता है? नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के लिए बोला जाता है मानव अधिकार, कि हमारे देश में या दुनिया में आज के समय में मानव अधिकार ज़रूरी है, ह्यूमन राइट बहुत ज़रूरी है। तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जिससे समाज सही से चलता है, समाज में लड़ाई झगड़े नहीं होते, समाज में हर एक चीज़ सही से चलती है। तो दोस्तों, मानव अधिकार समझ गए, मानव अधिकार वे अधिकार जिससे समाज सही से चले। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में मानव अधिकार अच्छे व उनका पालन सही ढंग से किया जाता है, उसके नागरिक वह देश काफ़ी विकास के मापदंडों को प्राप्त करता है। यदि हम आज विश्व में विकसित देशों को देखें तो उनके उधर के मौलिक अधिकार वह उन मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में काफ़ी सफल है। तो देखो दोस्तों, अगर हम आज एक नज़र देखें, अगर आज हम अमेरिका को देखें या हम बढ़िया बढ़िया डेमोक्रेसी को देखें, तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे मानव अधिकार बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं किसी देश में पढ़ रहा था
किसी देश में क्या मतलब किसी देश के बारे में पढ़ रहा था, तो उस देश की मैं मानव अधिकार की ही चीज़ को बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने कोई चीज़ उसे खाई थी, ठीक है दोस्तों, और उस चीज़ को खाने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ, ठीक है दोस्तों। अब उस डेट में पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो जो चीज़ थी वो क्या थी? वो चीज़ वो थी कि उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट्स जो था उतना नहीं होना चाहिए, मतलब जो पैकेट के बाहर लिखा था उससे ज़्यादा था। उस व्यक्ति ने केस किया। तो दोस्तों पता है, उस व्यक्ति को सिर्फ उसका हर्जाना नहीं मिला, उसे कंपनी को वार्निंग मिली, कई सारी चीज़ें हुई और कोशिश की गई कि भाई कहीं ना कहीं उसे व्यक्ति को पूरा इंसाफ मिले। उसका जितना टाइम वेस्ट हुआ है उसकी कमाई के हिसाब से उसे उतना टाइम मिला। अगर कई चीज़ें हैं, मान के चलो, जैसे मान के चलो हमारे देश में दोस्तों, हमारे देश में क्या मतलब, मैं आपको एक देश का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और सड़क पर चलते ही क्या हुआ कि सड़क पर गड्ढा था और उसमें उसका पैर फंसा और वो वहाँ पर गिर पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही वो वहाँ पर गिर पड़ा तो उसने देखा कि सड़क टूटी हुई है। सड़क बनाना किसका काम है? सरकार का। तो उसने कहा कि भाई सरकार को जब मैं टैक्स भरता हूँ तो सरकार ने क्या ऐसे सड़क क्यों बनाई? अब इससे मुझे जो चोट लगा, जो मेरा समय खराब हुआ, उसका मुझे हर्जाना दिया जाए। तो दोस्तों ये सबसे अच्छे मानवाधिकार देशों की बात कर रहा हूँ। फिर एक जगह मानवाधिकार ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर हम सरकार की बुराई करते हैं तो सरकार जो है गले धड़ अलग करा देती है। तो इसका मतलब है वहाँ मानवाधिकार अच्छे नहीं हैं। तो मैंने आपके सामने दो चीज़ें रख दी कि एक बहुत अच्छा मानवाधिकार वाला देश है जहाँ पर एक सड़क पर गड्ढा है, उस पर गिरने पे सरकार उसे फाइन देती है, एक हर एक मानव की केयर करती है, ठीक है दोस्तों। एक देश ऐसा है जहाँ पर मरने पर सरकार की गलती पे मरने पर वहाँ पर 1-2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। और एक देश ऐसा है जहाँ पर सरकार की बुराई करने में गला काट दिया जाता है। अब जैसे मान के चलो मैं अगर आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसका कोई भाषण सुनते हुए सो गया था तो उसने शिकारी भूखे कुत्तों पर अब उसको रख दिया। तो मतलब क्या है, वहाँ मानव अधिकार जो है सुरक्षित नहीं है, पालन नहीं हो रहा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक राज्य जो है, एक देश है, आगे बढ़ता है और एक देश बहुत पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मानव अधिकार समझाने में सक्षम रहा हूँ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि सबसे पहले मानव अधिकार राष्ट्रीय सभा में फ्रांस द्वारा 1779 में सर्वप्रथम रखा गया। उसके बाद अमेरिका ने भी इन अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया और हम देख सकते हैं कि भारत ने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को संजोए रखा है। तो दोस्तों मानव अधिकार मतलब हर एक मानव के लिए ज़रूरी अधिकार, जो एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कब रखा गया? ये फ्रांस द्वारा रखा गया था 1779 में। इससे पहले मानव को कोई अधिकार नहीं होता था ऐसा जैसा कि आजकल होता है। पहले सब अंधा कानून मान लो या फिर आप मान लो कि अंधेर नगरी थी जहाँ पर राजा अपना कानून चलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज की दुनिया में बहुत इक्का दुक्का देश छोड़कर सभी देशों में ही मानव अधिकार को संजो कर रखा जाता है। तो सबसे पहले इसे किसने रखा? फ्रांस में बने। फ्रांस के बाद इसे अमेरिका ने अपनाया और धीरे धीरे सबने अपनाया और आज हमारे भारत में भी मानव अधिकारों को बनाया हुआ है। और हमारे मानव अधिकार कहाँ पर है? मौलिक अधिकारों में। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि जब हमारे देश में कोई आंदोलन करता है, हमारे देश में कोई सरकार की बुराई करता है, हमारे देश में जो भी काम किए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये जब हम ये बात बोलते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है तो उसे ही बोले जाते हैं मानव अधिकार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत ने भी संविधान में मानव अधिकारों को संजो कर रखा है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले कोर्ट का फैसला आया था जिसमें यह बोला गया था कि इंटरनेट भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था दोस्तों? क्योंकि आज के टाइम में एक ज़रूरत है। तो सरकार यह देखती है कि भाई मानव का अधिकार जो है, जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है, वो उसे ज़रूर मिले। तो भारत भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की कद्र करता है, ये मानव अधिकारों की कद्र करता है। हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि भारत में कौन से मौलिक अधिकार मानव अधिकार हैं, इन मानव अधिकारों का यह कितना औचित्य है। व फिर भी हम चीन के मानव अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों देशों में मानव अधिकार का क्या संदर्भ है। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ कि भाई भारत में मौलिक अधिकार या मानव अधिकार जो है वो क्या सही रूप से है, जैसा लिखा हुआ है वैसा है कि नहीं है, या फिर इनको जैसा ये है ये सही है कि गलत है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चीन में क्या है, चीन में सही है कि नहीं, और फिर दोनों देशों की हम तुलना करेंगे। तो दोस्तों आप इतनी सारी जो चीज़ है ये आप अपने इंट्रोडक्शन में एग्ज़ाम में ज़रूर लिख सकते हैं, इस वाले को छोड़कर। तो दोस्तों आइए
अब हम तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि भारत का मानव अधिकार, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और ये कैसे हैं और किस तरह से प्राप्त हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि भारत का मानव अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है जो भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये मानव अधिकार है इसे मौलिक अधिकार बोला जाता है और यह भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है वही हमारे मानव अधिकार है। भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। वह संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 में अंकित किए गए हैं। तो देखो दोस्तों, ये चैप्टर अधिकारों के बारे में है। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इन अधिकारों के जो अनुच्छेद है उसे लिख के आइए। अगर नहीं लिख सकते तो आप अनुच्छेद मत लिखिएगा, लेकिन गलत मत लिखिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो संविधान में अनुच्छेद 14 है और जो 32 तक है उसमें हमारे सारे अधिकार लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मानव अधिकार हैं। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। तो देखो दोस्तों, समानता का अधिकार मतलब कि कोशिश करी है सरकार ने कि हर एक व्यक्ति को समान माना जाए। फिर हम इसके अंदर हर एक अनुच्छेद को चर्चा करेंगे कि क्या 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 कोशिश करिए समानता के लिए। फिर दोस्तों, स्वतंत्रता कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, शोषण किसी के साथ कुछ गलत ना हो, धर्म हर व्यक्ति अपना धर्म मान सके, हर एक व्यक्ति को संस्कृति शिक्षा मिल सके, और अगर इन सब में कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो संविधान उसकी रक्षा कर सके। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान में हर एक कोशिश की गई है कि हर एक व्यक्ति के जो मानव अधिकार है उसे बचाया जाए। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद 14 में जो मौलिक अधिकार या हम कहें मानव अधिकार है वह यह है कि कानून के समक्ष समानता। पहली बात ये बताई गई है कि भाई भारत में हर एक व्यक्ति बराबर है। अगर मान के चलो कोई एक व्यक्ति अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो ऐसा नहीं है किसी के लिए फ़ाइन लिया जाएगा किसी के लिए नहीं। काले व्यक्ति से लिया जाएगा, गोरे व्यक्ति से लिया जाएगा, अफसर से लिया जाएगा, उससे नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री भी है और वह अगर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको भी ट्रैफिक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। और दोस्तों, अभी आप लोग अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो अभी पता नहीं कोर्ट में कोई केस था स्पेसिफिक, उसमें बोला गया था कि ये सेलिब्रिटी हैं तो इनके लिए कुछ इनके ऊपर से गलत प्रभाव समाज में पड़ता है। तो कोर्ट ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर है, सेलिब्रिटी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर अभी 2020 में इन्हीं दिनों की बात है। तो यहाँ ये बात क्लियर की गई, कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 दोस्तों यह बताता है कि भेदभाव की मनाही, जो मैंने पीछे बताया था कि भाई हमारे देश में अनुच्छेद 15 यह कहता है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, किसी के साथ काले रंग की वजह से, गोरे रंग की वजह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति धर्म लिंग आदि किसी के नाम। अवसर की समानता, हर एक व्यक्ति को बराबर का मौका मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आज जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कौन है, वो एक बताते हैं कि किस तरीके से वो चाय बेचा करते थे अपने बचपन में, फिर धीरे धीरे किस तरीके से वो उस जगह से एक प्रधानमंत्री की जगह पर आए। फिर उसके बाद में इनसे पीछे के अगर हम प्रधानमंत्री को देखें तो वो कितने एजुकेटेड थे, कहाँ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का उनका सफ़र रहा था। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ पर था, दूसरा व्यक्ति कहाँ पर है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में हर किसी को मौका मिला है कि अवसर की समानता, सबके पास मौके बराबर हैं। तो ये कोशिश किसने की है, हमारे संविधान ने, ये हमारे मानव अधिकार है। छुआछूत की समाप्ति, भाई छुआछूत एक जो कुप्रथा थी उसे ख़त्म किया गया। और उपाधियों की मनाही, देखो दोस्तों, उपाधि सिर्फ वही चलेगी जो या तो किसी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी या राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, या फिर कोई दूसरा देश देता है तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। उपाधि दोस्तों जो आप नाम के आगे लगाते हैं, जैसे मान के चलो पहले क्या होता था कि भाई हमारे देश में किसी ने लगा दिया श्री 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 और फिर अपने नाम के आगे या फिर कोई बड़ा सा टाइटल, अपने आप को कुछ नाम दे दिया कि ये वो, तो उसकी मनाही कर दी। सरकार ने कहा कि वही होगा जो व्यक्ति टाइटल कमाएगा। जैसे कोई यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर देती है, कोई आपको एडवोकेट देती है, तो वो उपाधि यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई किसी के सबके उपाधि मतलब हर कोई किसी तरह की उपाधि नहीं मिलेगी, वो आपको कमानी पड़ेगी या फिर आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी, लेकिन आप अपने आप नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से कुछ चीज़ समझ पा रहे हैं, ये सब व्यक्ति की समानता के ऊपर है। तो क्लियर है दोस्तों, ये हमारे समानता से जुड़े मानव अधिकार है।
अब दोस्तों इसके बाद यहाँ बताया गया है स्वतंत्रता। तो यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 19 में कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से शस्त्रों को बिना एकत्रित होने की आज़ादी, शस्त्रों के बिना, ये शास्त्र लिखा हुआ है, संस्था या संघ बनाने की आज़ादी, घूमने रहने बसने की आज़ादी, आजीविका कमाने की आज़ादी। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि भाषण व अभिव्यक्ति, कि भाई हम अपने मन की बात हम रख सकते हैं, अपने जो मन की बात है वो रख सकते हैं, चाहे हम फिल्म के ज़रिए रखें, चाहे हम किसी बुक के ज़रिए रखें, चाहे किसी भाषण के ज़रिए रखें। शांतिपूर्ण ढंग से शस्त्रों के बिना एकत्रित होने की आज़ादी, कि हम कभी भी इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बताया गया कि शांतिपूर्ण, दंगेबाजी नहीं करनी, हथियार इकट्ठे नहीं करने। संस्था या संघ बनाने की आज़ादी, आप एक संस्था बना सकते हो, आप महिलाओं के लिए संस्था बना सकते हो, आप पुरुषों के लिए संस्था बना सकते हो, आप कुछ भी संस्था बना सकते हो, बच्चों के लिए। तो यहाँ बताइए कि संस्था या संघ, अपना कोऑपरेटिव कुछ भी बना सकते हो। घूमने रहने बसने, आपको हर जगह रहने की घूमने की आज़ादी है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। आजीविका कमाने की आज़ादी, हर कोई अपना काम रोज़गार चला सकता है, हर कोई बिजनेस खोल सकता है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि सबके लिए आज़ादी है। आप यहाँ तक कि अपना ग्रुप बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, आप इकट्ठे हो, आप कुछ भी करो, लेकिन इनमें दो चीज़ें शर्त रखी गई है, एक तो शांति और एक शस्त्र मत, आप नहीं शस्त्र लाओगे। तो यहाँ ये बताया गया है कहीं ना कहीं कि भाई हर तरह की आज़ादी एक व्यक्ति को दी गई है। अनुच्छेद 20 हमारा कहता है दोस्तों, किसी भी नागरिक को कानून का उल्लंघन उस समय लागू कानून के आधार पर सिद्ध किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती, और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि नागरिक को कानून का उल्लंघन उस समय लागू, जैसे मान के चलो कि आपने आज किसी को गलती से किसी वजह से उसे मार दिया, मान के चलो आपके सामने वो पिस्टल लेके खड़ा था, आपको डर लगा, आपने अपनी सुरक्षा में उसकी पिस्टल चला दी। अब उस टाइम का कानून कहता है कि ऐसे समय में 1 साल की सज़ा है, लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन कानून बदल गया और 10 साल की सज़ा हो गई। अब कानून कौन सा लागू होगा? जिस टाइम में क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस टाइम में जो क्राइम हुआ है उस टाइम के हिसाब से उसकी सज़ा होगी, ना कि जो नए कानून आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो आपने क्राइम कोई उस ज़माने में किया है तो उस टाइम का कानून लागू होगा, ना कि इस टाइम का। दोस्तों ऐसा तो आपका मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। ठीक है दोस्तों, मान के चलो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो ऐसा नहीं कि उसके लिए 2 बार आपको सज़ा मिलेगी, एक ही बार सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही नहीं दिला सकते, उसको मार के पीट कर किसी भी तरीके से, उसकी गवाही के लिए उसकी मंजूरी होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। कानून द्वारा प्रक्रिया के बगैर किसी नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि किसी की पर्सनल स्वतंत्रता, आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, इसे नहीं छीना जा सकता। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर छीना भी जाएगा तो कानून की प्रक्रिया के तहत। अगर मान के चलो आप अपने मन का कब नहीं पहन सकते, जब आप पुलिस कस्टडी में, आप घूम कब नहीं सकते, जब पुलिस कस्टडी में। तो अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया तो तब तक बिना कानून आपसे कोई चीज़ नहीं कहेगा, आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, पहन सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश पर उसका अपराध बताया जाए, उसे अपनी पसंद के वकील की सलाह लेकर अपना बचाव करने की छूट होगी। अनुच्छेद 22। दोस्तों यहाँ पे हमारे संविधान के मानव अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई पुलिस या कोई भी इसे पकड़ कर गिरफ्तार करके ले जाता है तो उस पुलिस वाले की यह कर्तव्य है कि वह 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करे। ठीक है दोस्तों, ताकि उसके साथ कुछ मनमाना गलत ना हो सके। और दोस्तों उसके बाद ये बताया गया है कि वो अपने पसंद के वकील से सलाह लेकर बचाव करने की छूट होगी। वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है, बात कर सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ रहे हो कि किस तरीके से हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता दे रहा है, समानता दे रहा है। उसका यहाँ बताया गया है कि मनुष्य का व्यापार, बेगार, दास प्रथा का दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि आप किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, आप किसी को किसी भी तरीके से बेच नहीं सकते, तो ये अपराध है। ठीक है दोस्तों, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि
लोग नौकर बना के रखते थे, उसके नौकर बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, तो मतलब एक पीढ़ी 100 10-10 पीढ़ी नौकर ही रहते थे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई खेत में काम करने आ रहा है तो वो 10-10 पीढ़ी तक खेत में काम ही कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इस तरह की चीज़ों का ख़त्म हो गया, हर कोई स्वतंत्र है, जहाँ जाए जो मर्जी काम कर सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों किसी जोखिम वाले कामों पर लगाना निषेध। अनुच्छेद 24। दोस्तों पहले क्या होता था, आपको भी पता है कि छोटे छोटे बच्चों से सस्ता काम करवाने के लिए उनको रख लिया जाता था, लेकिन 14 वर्ष से जब कम आयु के बच्चों को, बालकों को कारखानों, जो खतरनाक जगहें हैं, जोखिम की जगह है, उन पर कार्य करने की मनाही कर दी। तो अनुच्छेद 24 कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को बचा रहा है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन प्रचार करने की आज़ादी का अधिकार। अनुच्छेद 25। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपना धर्म पालन कर सकता है, अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संगठन और शिक्षण संस्थान बनाने या संपत्ति रखने का अधिकार। अनुच्छेद 26। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म के समुदाय का प्रचार कर सकता है, शिक्षण संस्थान बना सकता है, संपत्ति रख सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप का जो धर्म है, आप अपनी संस्कृत भाषा, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप किसी और धर्म से है या किसी भी धर्म से हैं तो आप अपने धर्म का खुलकर प्रचार कर सकते हैं, तो इस पर भी सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। इससे पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। किसी भी नागरिक को ऐसा कर या चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका प्रयोग किसी विशेष संप्रदाय के लिए किए जाना हो। देखो दोस्तों, किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि ऐसा टैक्स दे। जैसे मान के चलो, आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि यहाँ पर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बन रहा है तो आप इसके लिए ज़बरदस्ती पैसे दें। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 27 कहता है सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था किसी विशेष संप्रदाय द्वारा संचालित संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि जब आप स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो आपको कभी किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा। जैसे कि अगर आप स्कूल गए तो आपको हिंदू धर्म के बारे में, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई भी ऐसे धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी जिससे कि उस धर्म का प्रचार हो। बट कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो धर्म द्वारा खोले जाते हैं। जैसे कि आप गुरुकुल देख लीजिए, तो वहाँ पर हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी, तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। मदरसे हो गए वहाँ पर दी जाएगी, चर्च हो गए, गुरुद्वारों के कुछ स्कूल्स होते हैं तो उनमें अलाउड है, लेकिन और जगहों पर ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। भारत में रहने वाले सभी नागरिक अपनी भाषा, लिपि, ये लिपि है दोस्तों, लिपियर हो गया, संस्कृत को सुरक्षित रख सकेंगे और राज्य द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पंथ और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि भारत के अंदर हर कोई अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित रखने के लिए एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और वहाँ अपनी भाषा को बनाए रख सकता है। जैसे कि आपकी कोई भाषा है और वह बहुत कम जगह बोली जाती है, तो आपको संविधान पूरा अधिकार देता है कि आप अपने भाषा का स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं और उसके लिए सरकार आपको सहायता भी प्राप्त करेगी। यह अनुच्छेद 29 में बताया गया है। पंथ या भाषा के आधार पर बने अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं चलाने की छूट है और इस बात की साफ शब्द में घोषणा करती है कि उन्हें अनुदान देते समय राज्यों कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी तरह का सरकार भेदभाव नहीं करेगी और राज्य में किसी न किसी तरह से सबको बचा कर रखेगी। जो कम है उनकी भाषा को बनाए रखने के लिए उनको फ़ायदा पहुँचाएगी ताकि उनकी भाषा या वो इस जगह सुरक्षित रह सके। तो देखो दोस्तों, अब हम थोड़ा थोड़ा करके, मोटा मोटा करके चीज़ों को समझते हैं। हम अब तक बात कर रहे थे भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है दोस्तों, या भारत के मानव अधिकार। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति को समानता प्राप्त कराने के लिए कानून के सामने भेदभाव की मनाही, अवसर, छुआछूत की समाप्ति, इस तरीके से भारत ने कोशिश की है कि यहाँ पर हर एक मानव को अधिकार मिल जाए, हर एक मानव को जीने के लिए काफ़ी आसानी मिल जाए। उसके बाद दोस्तों हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त कराई है कि भाषण दे सके, अभिव्यक्ति दे सके, हर एक चीज़ बताई गई है। फिर उसके बाद बताया गया किस तरीके से उसे ज़बरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता, किस तरीके से उसे कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद किस तरीके से व्यापार करने, तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी हमारे अधिकार हैं, ये सभी अधिकार बताते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। ये हमारे मानव अधिकार है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार है। भारत में रहने वाले
अच्छा दोस्तों, अब ये है कि सबसे जो मेन है वह यह बताता है कि संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार है। देखो दोस्तों, ये जितने भी अधिकार हैं इसे सुरक्षित कैसे करेंगे। अब मान के चलो ये सारे अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में, लेकिन अगर इसका पालन नहीं हुआ, जैसे मान के चलो बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है, अगर नहीं किया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति का व्यापार होगा, अगर 14 साल से बच्चा कम आयु का क्या कहते हैं, अगर कारखाने में काम करेगा, किसी धर्म के दबाया जाएगा, किसी धर्म को स्कूल कॉलेज नहीं खोलने दिया जाएगा, तो वो किसके पास जाएंगे दोस्तों? वो जाएंगे सबसे पहले अपनी शिकायत लेके उसके पुलिस के पास। अब पुलिस जो है वो कहेगी कि हम नहीं इसको सुन रहे, तो दोस्तों ऐसे टाइम में उनका क्या होगा? तो इसके लिए भी हमारे देश में एक मौलिक अधिकार है जिसे बोला जाता है दोस्तों कि संविधान से जो मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो अधिकार है जो इन सभी अधिकारों का उपचार करते हैं। तो ये कोर्ट के पास आप सीधा जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं, जिसके अंदर सरकार परम आदेश, प्रतिषेध का आदेश, उत्प्रेषण का आदेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन पांचों के तहत वह इन अधिकारों को लागू करेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में वो पूछेगी कि क्यों रख रखा है इस व्यक्ति को, परम आदेश में पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, प्रतिषेध आदेश। तो ये सारे वो चीज़ें जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो मौलिक अधिकार जहाँ पर भी हनन हो वो कोर्ट वहाँ पर खुद भी संज्ञान ले सकती है, वह व्यक्ति जो उसके पास गया उसके आधार पर भी संज्ञान ले सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादातर को पता होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारत के मानव अधिकार क्या हैं। अब दोस्तों हमारे देश में सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं, हमारे देश में कुछ और भी अधिकार हैं। अधिकार तो नहीं दोस्तों, हमसे कहेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में कुछ सिद्धांत भी लिखे हुए हैं। सिद्धांत मतलब जो एक कोशिश की गई है कि किस तरीके से दोस्तों, किस तरीके से यहाँ भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए कुछ उन्होंने रूल फ्रेम किए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति मतलब ऐसा प्लान, ऐसा निर्देश, ऐसी गाइडलाइंस जो एक बढ़िया राज्य बनाए, जो एक बढ़िया देश बनाए। तो देखो दोस्तों ये सब बातें हमारे संविधान में लिखी हुई है कि एक अच्छे देश को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक बताया था कि हर एक के पास मौलिक अधिकार क्या है, और हमारे संविधान एक जगह यह भी बताता है कि हमारे देश को कैसे अच्छा बनना चाहिए। तो ये हमारे अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार नहीं है, लेकिन ये हमारे देश के लिए गाइडलाइन है। जैसे मान के चलो अगर आप बाहर जाते हो और आज के समय में किसी व्यक्ति से बदतमीज़ी करते हो, ठीक है दोस्तों, या फिर मान के चलो आप रोड पर थूकते हो, मैं थूकता हूँ, तो क्या होगा? कोई फ़ाइन है दोस्तों? नहीं। लेकिन अब एक नया कानून आ गया। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों कि कोविड चल रहा है, इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस टाइम में अगर मैं रोड पर थूकूंगा तो मेरे लिए एक फ़ाइन बना दिया गया है, मुझे वो फ़ाइन भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले मैं थूकता था तो नहीं था कानून, और अब थूकता हूँ तो कानून है। दोस्तों हमारे देश में ये जो है ये हमारे अधिकार हैं जो मिले हुए हैं, और ये हैं जो नहीं मिले। तो देखो दोस्तों, थूकना उस टाइम में भी गलत था क्योंकि सड़क गंदी होती थी, और थूकना आज भी सही नहीं क्योंकि आज किसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन उस टाइम के लिए थूकने पे फ़ाइन नहीं था और आज थूकने पे फ़ाइन है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे सारे मौलिक अधिकार है, पर ये मौलिक अधिकार नहीं है, पर ये बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। तो देखो दोस्तों यहाँ बताया गया कि हमारे देश में सभी को कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि वो सबको समाज में न्याय दे, सबको आर्थिक राजनीतिक न्याय दे। आर्थिक न्याय देखो दोस्तों, आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो संविधान में ये बोला गया है मौलिक अधिकार में कि हर व्यक्ति अपने मन से जॉब ढूंढ सकता है, अपने मन से बिजनेस कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दो, उसे काम दो। तो दोनों फर्क है। एक कह रहा है मौलिक अधिकार कहता है कि आप कर सकते हो,
लेकिन नीति सिद्धांत कहता है कि आप जो है प्रोवाइड कराओ। तो ये कानून में नहीं आता, लेकिन वो कानून में आता है। अगर आप नौकरी करने जा रहे हो, आपको कोई नौकरी नहीं रख रहा, सिर्फ आपकी रंग की वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से, तो आप संविधान के कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। पर अगर आप घर में बैठे हुए, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आप कहीं नहीं जा सकते शिकायत करने। क्यों? क्योंकि ये आपके नीति निर्णय सिद्धांत में है, ना कि मौलिक अधिकार में। उसके बाद बोला गया सभी स्त्री पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आज के टाइम में भी कहीं भी स्त्री और पुरुषों को बराबर सैलरी नहीं दी जाती, अगर वो कहीं भी हो, क्योंकि स्त्रियों को नहीं दी जाती कई राज्यों में। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकती। राष्ट्र के भौतिक और आर्थिक उत्पादन के साधनों का वितरण इस तरह करना हो जिससे कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में न रहकर बल्कि हर किसी के हाथ में हो। तो देखो दोस्तों, आज के टाइम में किसी के पास है तो 10-10 गाड़ियाँ हैं, किसी के पास नहीं है तो एक साइकिल भी नहीं है। लेकिन ये कहता है कि सबके पास बाइक हो, नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक के पास साधन उपलब्ध हो, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। हमारे देश के निजी सिद्धांत में लिखा है कि आर्थिक संकट की व्यवस्था के कारण होने वाले शोषण को रोकना, कोई भी किसी का आर्थिक फ़ायदा न उठाए, लोगों के भोजन और स्वास्थ्य की चिंता करके जीवन उनका स्थिर उच्चर करना। अगर कोई भूखा है तो हम उसे खाना दे, उसके बाद में सरकार उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन दे। लेकिन दोस्तों ज़रूरी तो नहीं है, अगर कोई भूखा मर रहा है तो कोई नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मानवता है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसे माने ना माने एक अलग चीज़ है, लेकिन ये गाइडलाइन है। मजदूरों के लिए अच्छे वेतन, अच्छे जीवन स्तर, अवकाश का प्रबंध करना, उनके सामाजिक स्तर ऊंचा करना, उन्हें कारखानों के प्रबंध में भागीदारी बनाना। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि हर किसी के जीवन को, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है दोस्तों, आज भी कई लोग हमारे देश में गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा नीचे जी रहे हैं। कई लोगों के सर पे झोपड़ी नहीं है, अगर कोई बारिश आती है तो उन्हें गीले में रहना पड़ता है, उनकी नींद खराब होती है। तो दोस्तों, यह बताया गया किस तरीके से 14 साल के आयु के बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अनिवार्य स्कूल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन स्कूल तक पहुँचेंगे कैसे बच्चे, इसके बारे में नहीं सोचा जाता। राज्य में सभी के लिए आजीविका, बीमार, वृद्ध, बेकार, दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना। तो देखो दोस्तों, जो बीमार हैं, जो दिव्यांग है, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो सरकार ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जॉब देगी, लेकिन हमारा नीति सिद्धांत कहता है कि ऐसा दो। काम की मानवीय परिस्थितियों का निर्माण करना, ऐसी कोशिश करो कि भाई काम सबको उपलब्ध हो। ग्राम पंचायत बनाओ, पंचायतों को शक्ति दो। हरिजन अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाओ। गांव में निजी सरकारी आधार पर छोटे मोटे उद्योग लगाओ ताकि लोग गांव में रहे। शराब जैसी नशाओं पर रोक लगाओ। कृषि पशुपालन को बढ़ावा दो। दूध देने वाले पशु की हत्या मत करो। पूरे देश के सभी निवासियों के लिए एक समान अच्छी संहिता लागू कराओ। राज्य, वन, जीवन, वातावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाओ। राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित समाकृति जो भी उन्हें सही से रखो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपसे बात की है, ये सब जितनी भी है वो 36 से 51 में लिखी हुई है। तो ये सारे जितने भी निजी सिद्धांत हैं, ये कहते हैं कि भाई दूध देने वाले फ़ायदेमंद जानवरों को मत मारो। ठीक है दोस्तों, जितनी भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें ऊपर करो, उन्हें मजबूत बनाओ। कृषि और पशुपालन में नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाओ। कई तरह से उसने ये बताया है कि भाई मानव के जीवन को अच्छा करो। लेकिन दोस्तों, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इसे मानना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ ये बताइए कि ये मानव जीवन, या हम कहें कि मानव अधिकार ही है। ये क्या है? ये मानव अधिकार ही है, या एक अच्छे अधिकार है, लेकिन इसे माना नहीं जाता। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में इन चीज़ों को लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप दोस्तों मेन इसका बेसिक आइडिया यहाँ पर समझ रहे हो कि हमारे देश के मौलिक अधिकार, या हम कहें कि भाई हमारे देश के मानव अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप ये बताएंगे कि भारत का मानव अधिकार कौन कौन सा है। तो पहले जो भारत की गारंटीड है, जो सभी को प्राप्त है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता, तो आप बताएंगे कि 14 से 30 तक का। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में कुछ लोगों को कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी आप बोर मत होना, क्योंकि अभी हम चीट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि संविधान का पालन करना,
उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करना। तो हमारे भारत के संविधान में ये पहली बात बताई गई है कि जो भी यहाँ का नागरिक है वो संविधान का पालन करे, जो संविधान में बातें लिखी गई हैं उनके मेन आदर्शों का ध्यान रखें। आदर्श दोस्तों यही चीज़ें हो गई, जैसे नीति सिद्धांत को ध्यान रखें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो हर एक व्यक्ति से ये कोशिश की जाती है कि इस चीज़ का करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तो दोस्तों जैसे कि हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जो हमारे देश के लिए आदर्श थे, जिन्होंने हमारे देश को कहीं ना कहीं बनाने में मदद की, तो उनके एक का नाम लूँगा तो सबके लिए कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो मैं इतने सारे नाम है कि उनको एक एक करके लिया भी नहीं जा सकता, लेकिन हम उनके लिए संघर्ष करें, उनके लिए ध्यान रखें, उनके आदर्शों को माने जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है। दोस्तों तो हर एक की हम रिस्पेक्ट करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। दोस्तों संप्रभुता मतलब कि भारत की स्वतंत्रता। हमें कोशिश करनी है कि भारत हमेशा स्वतंत्र रहे, कभी उसकी स्वतंत्रता से कोई दिक्कत ना हो। एकता, भारत में हमेशा एकता बनी रहे, हर एक व्यक्ति भारत का एक रहे। अखंडता, अखंडता दोस्तों जो हमारे देश में अलग अलग सोच विचार, अलग अलग विचार के लोग हैं उनको अखंड, उनको अपने विचार रहने देना है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं करनी। और भारत की रक्षा करना, तो इन सभी चीज़ों की, संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सभी की रक्षा करना एक नागरिक का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो देखो दोस्तों देश की हम रक्षा करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे? तो देखो दोस्तों हमें बॉर्डर पे जाके रक्षा नहीं करनी, हमें देश में कुछ गलत हो रहा है उसकी रक्षा कर सकते हैं। हम देश में आने वाले समय में पानी कम पड़ने वाला उसकी रक्षा कर सकते हैं। हमारे देश में पर्यावरण नुकसान हो रहा है उसकी रक्षा कर सकते हैं। हम कई तरह से रक्षा कर सकते हैं। कोई आह्वान, अगर मान लीजिए चलो कभी देश के लिए हमें जान देने की बात है तो हमें जान भी दे देनी है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हर एक नागरिक, अच्छे नागरिक या कहीं हम हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो इस देश में ये करे। भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। हम जो भारत के लोगों समरसता, बड़ी सरलता से रहे, भ्रातृत्व भाईचारे से रहे, भावना का निर्माण करें कि भाई जो हमारे देश में ये सब चीज़ें बनी रहे, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। हमें ज़्यादा भेदभाव, किसी से धर्म का भेदभाव नहीं करना, हमें किसी से भाषा का भेदभाव नहीं करना, हमें किसी प्रदेश, राज्य, वर्ग इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए एक अच्छे नागरिक को। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि यही सबसे ज़्यादा हमारे देश में आज के समय में क्या, ये 47 से ही हमारे देश में स्वतंत्रता से ही एक दलित स्थिति बनी हुई है। और इसे हम भी, हमारे लिए भी बेशर्मी की बात है कि हम लोग अभी भी इन चीज़ों में पड़े हुए हैं जहाँ पर हम भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंथ के नाम पर। तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य है। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों ऐसे कोई प्रथा नहीं मानना जिसमें एक स्त्री का अपमान हो, जहाँ उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। तो देखो दोस्तों कई तरह की ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें गलत, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके सम्मान को गलत बताया जाता है या उनके सम्मान को चुनौती होती है। हमारी समग्र संस्कृति को ही, समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। दोस्तों जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की जैसे संस्कृति है कि वासुदेव मतलब कि कुटुंब, तो जैसे कि हम हर किसी को अपने इज्जत देते हैं, हमारा भारत हर किसी के हेल्प के लिए आगे रहता है, तो हम इसको बनाए रखें, इसको बिगाड़े नहीं, इनको हमेशा बनाए रखें। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। तो देखो दोस्तों बताया गया कि वनों को, झीलों को, नदियों को, वन्य जीवन को हमें रक्षा करनी है, सुधार करना है, बढ़िया करते जाना है। और हर एक प्राणी मात्र के लिए दया भाव, हमें कोशिश करनी है कि हर किसी का हम दया से रहें, हम ऐसे निष्कठोर ना बन जाए, हम हर किसी के दर्द को समझें, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझें। ये हमसे आशा की जाती है एक भारत के नागरिक होने के नाते। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। मानवतावाद दोस्तों हमें ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, हमें हमेशा मानव अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए, एक मानव के कर्तव्य को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर एक मानव का जीवन अच्छा होगा, हर एक व्यक्ति सही से रहेगा, कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोस्तों, साइंस बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इन सभी में हमें सुधार करते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों दिन पर डे मैं तो ये कहता हूँ कि
हमारे देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जैसे कि बाहर के कई देश, छोटे छोटे देशों ने अपनाई है और आज वो बहुत बड़े हो गए हैं, कि हमें साइंस ही रखनी चाहिए। कुछ दिन तक हमें विज्ञान की सोच को आगे रखना चाहिए, सिर्फ विज्ञान, क्योंकि विज्ञान जो है देश को आगे ले जाता है। तो यहाँ पर वही बात की गई कि हमें साइंटिफिक होना चाहिए, साइंस में विकास करना चाहिए, क्योंकि जब हम साइंस में विकसित होंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति दोस्तों, अगर बस स्टैंड है तो उसे ऐसा मत समझिए कि वो गलत है, मतलब कि हमारी संपत्ति नहीं है तो हम उसे तोड़ दें। कई जगह पे हमने देखा है कि लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो भी संपत्ति है, सड़क हो चाहे कुछ भी हो, हमें उसे सही से रखना है। अगर कहीं पे कोई प्लास्टिक कूड़े कचरे का डब्बा है तो उसे तोड़ देते हैं लोग शरारत में, वो नहीं करना। हमें सार्वजनिक चीज़ों की सुरक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना, मार काट, लड़ाई झगड़ा, इनसे ज़्यादा संबंध नहीं रखना, दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि से हासिल कर सके। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि पर्सनल, जो हम व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ है, ऐसे काम ऐसे करें जिससे राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। हर एक व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए कि उसके देश का नाम आगे बढ़े। जैसे मान के चलो दोस्तों, हमने कुछ ऐसा मशीन बनाई, हमने कुछ ऐसी बात रखी जिससे कि देश में भारत का नाम ऊँचा हो, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ऐसे काम करे जिससे भारत देश का नाम ऊँचा हो, ना कि कहीं उसका सर झुके। फिर उसके बाद दोस्तों ये 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कि हर एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 से 14 साल का बच्चा उसके सामने काम ना करे, वो पढ़ने जाए। तो दोस्तों ये हमारे देश में कुछ संविधान में कर्तव्य हैं। तो आपने 3 चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पढ़ ली। भारत का अधिकार या भारत का मानव अधिकार यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम चीन के बारे में पढ़ेंगे और चीन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप क्या समझे, मुझे ये समझना है। तो देखो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि भाई मौलिक अधिकार होते क्या हैं, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, वह मौलिक अधिकार किस किस प्रकार से हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारे इधर नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या बताया था कि ऐसे सिद्धांत जो होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमें एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई थी। उसके बताया गया था कि वृद्धों का, दिव्यांगों का सरकार को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। उसके बाद में लोगों को भोजन उपलब्ध कराओ, बच्चों को कोशिश करो पढ़ाई करने की, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, ग्राम पंचायत को बढ़ाओ, हरिजनों को आगे बढ़ाओ, अनुसूचित जनजाति को ऊपर करो, गांव में निजी और सरकारी छोटे मोटे उद्योग लगाओ ताकि गांव के लोग गांव में रहे, शहरीकरण ज़्यादा ना हो, कृषि पशुपालन में नई नई टेक्नोलॉजी लाओ। तो दोस्तों ये सब भी मानव अधिकार, मानव जीवन को अच्छा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं करेंगे। फिर कर्तव्य दोस्तों, जब आपको अधिकार मिलता है तो साथ में कुछ जिम्मेदारी भी मिलती है। तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है कि वो संविधान का पालन करे, वो वनों झीलों का पालन करे, वो देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता, इन सभी चीज़ों को बनाए रखे, मानवतावाद, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, साइंस, इनमें आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति कोशिश करे कि उसके सामने जो 6 साल से 14 साल का बच्चा है वो स्कूल जाए, शिक्षा प्राप्त करे, वो घर पर ना रहे, ऐसे काम करे कि देश आगे बढ़े। तो दोस्तों ये हमारा कर्तव्य है। अब दोस्तों हम चीन के कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम चीज़ों को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, बताया गया है कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या आता है। तो जैसे हमने ऊपर चर्चा की है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिससे कि देश के जीवन के नागरिक का विकास व जीवन यापन के अच्छे तरीके हो सके, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास कर सके, जिसमें उसको समाज में अपने विकास के लिए कुछ भी करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मानव अधिकार या मौलिक अधिकार, अब यहाँ पर से आप मानव अधिकार भी कर सकते हैं। तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के देश के जीवन का नागरिक व विकास, कि वो अधिकार का एक ही काम होता है कि लोगों का डेवलपमेंट हो, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण विकास, हर एक व्यक्ति का पूरे रूप से विकास हो, जिसमें उसको समाज में विकास के लिए कुछ भी करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो देखो दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी अपने आप आगे बढ़ेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार, अब हमारे देश के मौलिक अधिकार की विशेषता ये है कि विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है और जटिल है। अब कैसे है दोस्तों, तो अभी से हम समझते हैं
कि अगर मैंने आपको इतनी देर में बताया और आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, और अभी मेरे को भी और आपको भी डायरेक्ट अगर कोई पूछ ले जाए तो हमें नहीं पता, तो पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डिटेल में है। तो अब हम इसे कौन याद रखेगा? अगर मान के चलो हमने याद रखा और सामने वाले ने हमें उससे अलग बता दिया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि है इतनी ज़्यादा, हमें सीधे और सरल नहीं है हमारे अधिकार। तो यहाँ बताया गया कि काफ़ी विस्तृत है, जिस संविधान 24 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, मतलब कि सॉरी 12 से 35 के अंतर्गत काफ़ी विस्तृत है। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया 12 से 35 मतलब यहाँ पे आपको हो जाएगा 14 से 32। 12 से मतलब कि मौलिक अधिकार की डेफिनेशन चालू हो जाती है। तो ये मान के चलिए हर एक अनुच्छेद में विभिन्न तरह के प्रतिबंध है। प्रतिबंध को न्यायालय सरकार अपने उचित समय पर लगा सकती है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ ये बताया गया है कि आपने कोई मौलिक अधिकार, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हथियार लेके इकट्ठा नहीं होना, ऐसा हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप खड़े हुए अपना शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, उसमें 20 बंदे हथियार लेके अपने आप आ गए। ठीक है दोस्तों, आप तो शांति से कर रहे थे, अब किसी ने स्ट्रैटेजिकली किसी को भेज दिया, तो आप तो शांति से अपना कर रहे थे, लेकिन 10-12 बंदे आ गए और उस चक्कर में सरकार ने या फिर पुलिस ने आपको भी गिरफ्तार कर लिया, आपके मौलिक अधिकार तो हनन हो गए। अगर मान के चलो आपको भाषण की आज़ादी है और आपने भाषण देते अचानक आपके मुंह से, आपके गुस्से में, रोष में आपसे गाली निकल गई और सरकार ने आपको सज़ा दे दी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे देश में ही हुआ था कि क्या हुआ था कि जो प्रशांत भूषण जी हैं हमारे, उन्होंने जज के ऊपर कुछ कमेंट किया था, तो उस चक्कर में उनको क्या हुआ था कि फ़ाइन देना पड़ा है 1 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि डिफाइन नहीं है हमारे संविधान के। देखो, कोर्ट ने फ़ाइन इसलिए लगाया क्योंकि कोर्ट की तौहीन हुई थी उस बात से। कोर्ट अपनी जगह सही थे, लेकिन जिन्होंने कमेंट किया प्रशांत भूषण जी ने, उन्हें भी नहीं पता था कि इस कमेंट का ये रिज़ल्ट होगा। तो मतलब कि संविधान कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन जब हम बोल देते तो हमें थोड़ा ना पता कि हमने क्या आज़ादी दी, कैसे बोलना चाहिए। तो हमारे संविधान जब विस्तृत ही नहीं है, सॉरी, हमारा जो अधिकार है वो विस्तृत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकार विस्तृत कह रहा हूँ, क्लियर नहीं है, हम लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं ना दोस्तों कि मेन मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि किताब में सिर्फ मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उस टाइम कई सारी दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बताया गया कि भाई विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी जटिल है, आसानी से नहीं समझा जा सकता कि क्या समझे इसको। ठीक है दोस्तों, अधिकारों का पूर्ण ना होना, जैसा कि अमेरिका में अधिकारों का पूर्ण माना जाता है, हमारे इंडिया में हमारे अधिकार हमें पूरे नहीं मिले। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में क्या है कि अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और उस मूवी का मतलब क्या था दोस्तों? जैसे किताब में अपनी बात आप रखते हो, वैसे ही मूवी में अपने विचार रखते हो एक नाटक के थ्रू। अब अमेरिका में क्या होगा दोस्तों कि आप अपने विचार रखो, अगर आपने अपनी मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स प्रेजेंट कर दिए जो न्यूडिटी को या फिर क्या कहते हैं नग्नता को दिखाता है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर कोई मनाही नहीं है, वहाँ उनके अधिकार पूरे हैं। बस वहाँ पर यही होगा कि कुछ एज के बच्चों को वो मूवी नहीं देखनी, और ऐसा कोशिश सरकार करती है कि उन बच्चों के लिए अगर मूवी अवेलेबल भी हो तो उसे वो इस तरीके से ब्लर कर दे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे भारत में कई बार ऐसा होता है कि मूवीज़ जो है वो पूरी आज़ादी है। हमारे भारत में कई मूवीज़ में आप देखते होंगे गालियाँ वगैरह भी यूज़ की जाती है और उसमें लिखा होता है कि आप इस एज के बच्चों से नीचे नहीं देख सकते, लेकिन दोस्तों उस चीज़ का खंडन हो जाता है। कई बार हमारे देश में ऐसी धार्मिक चीज़ें आ जाती हैं या ऐसी बात लिख दी जाती है, बोल दिए थे, जिसका बाद में बहुत ज़्यादा ही बखेड़ा हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भी डिफाइन नहीं है। तो हमारे देश में ये तो नहीं बताया गया ना कि किस तरह की मूवी बने। जैसे कि अमेरिका में क्लियर है कि आप ये बनाओ और उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार ने पूरी आज़ादी दी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि आपको पूरी आज़ादी है या नहीं है, और समझ ही नहीं पाता कि व्यक्ति क्या है, वो भी सही होता है, वो भी सही होता है। जैसे मान के चलो कि अगर आपके बारे में मूवी दिखा दी और आपने देखा कि यार मेरे बारे में गलत दिखा रहा है, आप भी सही हो क्योंकि आप जा रहे हो, और वो भी सही है क्योंकि उसे आज़ादी मिली हुई, वो कुछ भी बनाए, तो दोनों तरीके से दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताइए कि अधिकार इनकम्प्लीट है, जो हमारे देश के अधिकार है वो इनकम्प्लीट है। अधिकार का लक्ष्य मानव हित आधारित है,
देखो दोस्तों, क्योंकि समय पर भारत में कई तरह के कानून, कई तरह के अधिकार प्राप्त ना कर पाया है, जिससे कि मानव हित में, मानव जीवन में सुधार आ सके, जो समय नहीं प्राप्त कराए गए थे, जैसे छुआछूत के अधिकार, स्त्री और बच्चों के लिए कल्याणकारी अधिकार। दोस्तों ये बताएगी कि जब संविधान के अधिकार दिए गए थे उस टाइम कई चीज़ें अधिकार नहीं थे, जिसे बाद में जोड़ा गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों ये बताएगी कि समय समय पर संविधान में अधिकार बदलते रहने चाहिए। जैसे दोस्तों कुछ दिनों बाद एक मौलिक अधिकार जुड़ जाएगी कि सरकार की जिम्मेवारी होगी कि सबको इंटरनेट उपलब्ध कराए। तो ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मौलिक अधिकार, जैसे आज के टाइम में सरकार शिक्षा दे रही है सबको, उसी तरीके से हो सकता है कि सबको आने वाले टाइम में इंटरनेट देना मौलिक अधिकार बन जाए। तो समय समय पर संविधान में मौलिक अधिकार, मानव अधिकार में चेंज होने चाहिए। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संवैधानिक व्यवस्था भी है। तो दोस्तों जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश अधिकार, कि अगर कभी भी आपके मौलिक अधिकारों को नहीं माना जाता, कभी भी आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई जाती है, या फिर आपको मौलिक अधिकार अपने प्राप्त नहीं होते, ऐसे टाइम में आप सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर बता सकते हो, और फिर कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश, बंदी आदेश, अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ तक आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 29-30 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष परिस्थितियों में अधिकारों का निलंबन। तो दोस्तों अगर पता ही है कि कई बार हमारे देश में जितने भी मौलिक अधिकार हटा दिए जाते हैं, अगर हमारे देश में इमरजेंसी लग जाए, आर्थिक अधिकारों का अभाव, हमारे देश में सबसे कमी जो है मौलिक अधिकार में, वो है आर्थिक अधिकारों की। दोस्तों सभी अधिकार कब चलेंगे, जब हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। और अवेलेबल कब होगी दोस्तों, जब हम पे पैसा होगा। अब पैसा कब होगा दोस्तों, जब हम कोई काम कर रहे होंगे। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, तो हमारे लिए सारी चीज़ें बेकार हैं, हमारा जीवन चला जाएगा। अगर मान के चलो आज के टाइम में मुझे जॉब नहीं मिलती, तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा दोस्तों, कोई रोटी नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आर्थिक अधिकार, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि सबको जॉब प्रोवाइड कराई जाए। तो दोस्तों स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से कई जगह बाहर में इंटर्नशिप दी जाती है, कॉलेज की जिम्मेवारी थोप दी जाती है कि आप इस बच्चे को जॉब दे। अगर व्यक्ति जॉब नहीं करता तो दिक्कत है, वरना वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती है। लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं है। जो मेन जिससे व्यक्ति ज़िंदा रहता है, जिससे वो इन चीज़ों के लिए फाइट, अगर मान के चलो आपको भी अगर कोर्ट जाके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना है, तो सबसे पहले तो आप में पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा, तो भाई जब आप जॉब करेंगे तो जॉब करने का तो अधिकार दिया ही नहीं है। तो हमारे मौलिक अधिकार में आर्थिक अभाव की अधिकारों का अभाव है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, कई राज्य देशों में ऐसा नहीं है। तो यही सब कंपेयर करेंगे। मौलिक अधिकारों की भाषा कठिन और स्पष्ट होना। दोस्तों जिस तरीके से मौलिक अधिकार की भाषा है उसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। न्याय व्यवस्था देरी में महंगा होना। दोस्तों मैंने वही बताया कि हमें एक न्याय लेने के लिए बहुत देरी लग जाती है, पहले एफिडेविट बनाओ, ये करो, वो करो, हायर करो, वकील करो, ये करो। तो कहाँ से हमें मौलिक अधिकार सही होंगे जब हमारे इतना महंगा आज के टाइम में कोर्ट सिस्टम है। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि एक कोर्ट का जजमेंट है, मुझे एग्जैक्ट बहुत पुराना है इसलिए मुझे याद नहीं है, 2009 या 10 की बात है। उस टाइम क्या हुआ था कि किसी राज्य में भिखारियों जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको हटाने के लिए कानून लाया गया था कि भीख मांगेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दो, सज़ा दे दो। लेकिन कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई। भीख मांग रहा है तो सरकार को कहा कि पहले उसे रोज़गार दिलाए, तब रोज़गार नहीं मिल, अगर वो जॉब नहीं करता तो उसे इस काम के लिए वो करे। लेकिन दोस्तों सरकार विफल हुई और इस तरह के व्यापार को, भीख मांगने को बंद कर दिया गया, मतलब कि इस पर बैन हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों सरकार, कोर्ट भी इस चीज़ को, सेंसिटिविटी को जानता है। निवारक नज़रबंदी व्यवस्था। दोस्तों हमारे देश में ऐसे कई सारे कानून हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रखा जा सकता है। वर्णित अधिकार ही प्राप्त कराना। दोस्तों जो अधिकार हमारे संविधान में वही मिलते हैं, अगर कुछ अलग अधिकार आ गए तो वो हमें नहीं मिल सकते। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में सारी चीज़ आ गई हमारे भारत के मौलिक अधिकार के बारे में या मानव अधिकार के बारे में। तो देखो दोस्तों, भारत का मानव अधिकार यही अधिकार है कि भाई किस तरीके से यहाँ के लोगों का जीवन अच्छा हो। हमने 14 से लेकर 32 तक में हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा, हमने यहाँ के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, हर एक व्यक्ति के कर्तव्य को पढ़ा। उसके बाद हमारे मौलिक अधिकारों में क्या समस्याएं हैं उसको पढ़ा।
अब दोस्तों हम पढ़ते हैं चीन के मौलिक अधिकार को। चीन के मौलिक अधिकार को पढ़ने के बाद हम करेंगे उसका कंपैरिजन, फिर हम समझेंगे। तो दोस्तों आप छोटा सा ब्रेक ज़रूर ले लें, फिर उसके बाद इसे समझने की कोशिश करें। जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ 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 भाई कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि क्या दिक्कत हुई। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं चाइना के बारे में, चीन के मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं चीन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इनके अधिकार आपको सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन पहली बात तो आपको पता है कि चीन हमारा पड़ोसी है दोस्तों। हम दोनों के दोनों ही 1947 के आसपास की आज़ादी हुई है। वह भी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और हम भी ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे दोस्तों। भारत का 3 गुना या उससे हम ज़्यादा कहें तो चीन का हिस्सा है, तो हमसे 3 गुना बड़ी है। उसके बाद वह वर्ल्ड की पहली पॉपुलेशन में ज़्यादा आबादी है, हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन में आते हैं। उसके बाद दोस्तों चीन और भारत में ये बात बताई जाती है कि भारत जो है शीशे की तरह साफ़ है। मतलब कि आप भारत में क्या हो रहा है आप क्लियर रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक को आज़ादी है कि भारत की बुराई कर सके, भारत के बारे में पता लगा सकता है। लेकिन आप चीन की आज़ादी या चीन के अंदर क्या चलता है उसके बारे में नहीं पता लगा सकते। चीन में इस तरह की आज़ादी नहीं है, चीन में इतनी प्रेस को आज़ादी नहीं है। चीन की घटना बहुत ही फेमस है कि जब वहाँ पर एक बार कॉलेज के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, तो दोस्तों उनको आंदोलन करते समय किससे कुचलवा दिया, तो रोड रोलर से। तो ये कभी नहीं भूले जाने वाला एक कर्तव्य कह रहा हूँ, एक बात है। तो भारत और चीन में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया है। अब चीन दोस्तों बना किस पर है, भारत किस आधार पर बना है। भारत दोस्तों आपको पता ही है कि भारत का एक ही लक्ष्य था कि ऐसी डेमोक्रेसी बने, ऐसा लोकतंत्र बने जहाँ पर लोगों का जीवन बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है दोस्त। चाइना में भी कहीं ना कहीं कह सकते हो वो बेहतर के लिए है, लेकिन उनका एक लक्ष्य है कि मार्क्सवाद व्यवस्था फैले। मार्क्सवाद व्यवस्था दोस्तों वो होता है कि मार्क्स ने कहा था कि सारी चीज़ें सरकारी होनी चाहिए और सरकार का एक कर्तव्य है कि वो लोगों की सेवा करे। सेवा का मतलब होता है दोस्तों कि वो हर एक को बराबर का अधिकार दे। वहाँ पर आपको कोई प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको कोई प्राइवेट चीज़ नहीं मिलेगी। सरकार का कर्तव्य है सबकी हेल्प करना, ऐसा मार्क्सवादी थी। लेकिन दोस्तों चाइना ने भी इसमें कई बदलाव किए 1978 के बाद से। तो अब हम उनके संविधान को पढ़ते हैं कि उनका संविधान में मानव अधिकार क्या है, एक चाइना के मानव की क्या ज़िंदगी है। तो देखो दोस्तों कुछ मेरे पे आंकड़े हैं जिसको मैं बताता हूँ आपको। जो गलत आंकड़े हैं या सही पता नहीं, लेकिन ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर 10 से 20 करोड़ की आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, बेरोज़गार है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ भी स्थिति जो है गरीबी वाली हालत होगी, क्योंकि 20 करोड़ लोग दोस्तों कहने की बात है, लेकिन सोचो एक कितने ज़्यादा 20 करोड़ मतलब 20-100 लाख यार, मतलब 1 करोड़ में 100 लाख, 20 करोड़ में सोच लो आप। तो इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर क्या है, बेरोज़गार, काम ही नहीं है उनके पास। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर ना खाई ज़्यादा है। खाई का मतलब होता है कि हमारे इधर एक छोटा से छोटा बंदा भी जो होता है ना, गरीब से गरीब मैं कहूँ, या फिर वो भी अपने आप को इंजॉय कर लेता है, वहाँ पर नहीं इंजॉय कर पाता। वहाँ महंगा है या फिर उसे बहुत डील करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर अमीर संख्या बहुत कम है, वहाँ पर बहुत सारा पैसा अमीरों पे है और गरीबों पे बहुत कम पैसा है। तो अगर आप उनके उस चीज़ को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो दोस्तों अब हम उनके बारे में, ये तो मैंने उनके देश के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं संवैधानिक रूप से। कहा जाता है दोस्तों कि चीन यूं तो स्वतंत्र 1947 में ही हो गया था, परंतु वहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जिसमें सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान थे वह 1982 में हुए। तो देखो दोस्तों ने बताया था कि 1978 से सुधार होना चालू हुए, तो 1982 में 47 तक तो मार्क्सवादी परंपरा थी, लेकिन 1982 में उसमें बदलाव आना चालू हो गए और चीन ने अपनी क्लोज डोर नीति को भी ख़त्म किया। क्लोज डोर मतलब ये था दोस्तों कि उसने अपने आप को दुनिया के व्यापार से नहीं जोड़ा था। चीन ने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले थे दुनिया के लिए, लेकिन 82 के बाद, 82 के बाद उसने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले कि आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, हम आपसे व्यापार करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं
विस्तृत रूप से, अपने बड़े रूप से उसने खोला। चीन के मौलिक अधिकार उसके संविधान के अनुच्छेद 33 से 56 में उल्लेखित है। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने अपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से अब हम चीन के मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे, परंतु इनमें प्रतिबंधों की अधिकता बहुत है। जैसे हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। हमारे संविधान में बोला कि क्या आप खुल के रहो, यहाँ घूमो वहाँ जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उनके संविधान में अगर एक अधिकार है तो उसके साथ 2 प्रतिबंध हैं, एक अधिकार है तो उसके साथ 2 कर्तव्य हैं। तो मतलब अगर आप एक काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर 2 आपके कर्तव्य जुड़ जाएंगे, 2 आपके प्रतिबंध रुक जाएंगे। जैसे मान के चलो आपको स्वतंत्र भाषण देने है कि स्वतंत्रता है, तो आपको ऐसा ही भाषण देना है जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, और आपको ऐसा ही भाषण देना है जो सरकार को बुरा ना लगे। तो 2 प्रतिबंध हो गए ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप भाषण दे रहे हैं तो देश को आगे बढ़ाने के लिए देंगे, आप भाषण दे रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर प्रतिबंध ज़्यादा हो जाती है, जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है, तो जो उसका बेसिक आइडिया होता है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि समानता का अधिकार, चीनी नागरिकों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने की बात कहकर नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि मार्क्स जी का कहना था कि जो धर्म है ना वो ओपियम की तरह है। ओपियम मतलब क्या होता है? ओपियम मतलब होता है दोस्तों कि अफीम की तरह है। अगर आप एक बार ले लोगे तो उसकी आदत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसे हमें धर्म को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे, कि जो धर्म को नहीं मानते, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, धर्म को ना माने, नास्तिक, हाँ नास्तिक। तो वो चीन जो बेसिक रूप से वो नास्तिक है, तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि भाई धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन सब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अपने नागरिकों को समान कर रखा है चीन ने भी। तो हम भी समानता के अधिकार को मानते हैं। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मतदान निवार्चन का अधिकार। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में मौलिक अधिकार नहीं, अधिकार तो है, लेकिन हमारे देश में अधिकार है कि हम वोट दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये मौलिक अधिकार है। 4 दिसंबर 1982 को लागू हुए चीन के संविधान के अंतर्गत जाति, वंश, राष्ट्रीयता, लिंग, भाषा, परिवार, पृष्ठभूमि, पंथ, धर्म आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर एक चीनी नागरिकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। किंतु अनुच्छेद 34 में यह व्यवस्था भी की गई है कि इस मौलिक अधिकार का प्रयोग चीन के नागरिक कर सकेंगे जिन्हें कानून द्वारा अधिकार से वंचित नहीं कर दिया गया, जिसका अर्थ चीनी नागरिकों से है। देखो दोस्तों ने क्या कहा था कि एक अधिकार मिलेगा तो एक कहीं ना कहीं प्रतिबंध मिलेगा। देखो वहाँ पर वोट हर एक व्यक्ति देगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं देगा जो कानूनी अधिकार से वंचित है। कानूनी अधिकार मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर मान के चलो आपने क्या किया, आपके ऊपर मान के चलो आप एक प्रोफेसर हैं, मैं ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप प्रोफेसर हैं और आपने क्या किया कि आपने आज बच्चों को पढ़ाया कॉलेज में, और आपने बच्चों को पढ़ाते टाइम किसी भी तरह से आप पर इल्ज़ाम लग गया, चाहे आपने किया हो चाहे ना किया हो, कि आप बच्चों को पढ़ाते समय आपने कुछ ऐसा उस बच्चे को देखा जिससे कि उस बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हुआ, या फिर आपने कुछ गलत बोला। जैसे मान के चलो मैं खुल कर बताऊँ तो आपको, जैसे कि अगर कोई मेल प्रोफेसर है या फीमेल प्रोफेसर है, उसने किसी मेल बच्चे या फीमेल बच्चे को गलत नज़र से देखा, या उससे उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, अब उसके ऊपर वो केस चलने लग गया दोस्तों, तो कानून ने उसे क्या कर दिया, उसके वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। तो मतलब अब कभी भी वह वोट नहीं दे सकेगा जब तक उस पर वो केस चल रहा है। तो मतलब समझ रहे दोस्तों, वहाँ पर वोट हर कोई देगा, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक, चीनी नागरिक देगा। जो ऐसा नागरिक है जो लड़ाई करता है, झगड़े करता है, मान के चलो कोई ऐसा चीनी नागरिक है जिसने क्या किया, तो उसने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और वहाँ पर संपत्ति पर आग लगा दी, चीन को नुकसान हुआ। चीन ने कहा नहीं भाई इसने नुकसान किया है, इसकी वोट की प्रक्रिया छीन लो।
तो बस ये 10 साल तक वोट नहीं देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर आप जब भी आप वोट दे सकते हो जब आप चीन के अच्छे नागरिक हो। अगर आप बेकार नागरिक हो तो अपना वोट अपने पास रखो, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 34 में लिखा है। चीन का अनुच्छेद 35 कहता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत एक चीनी नागरिकों को संघ बनाने, सभाओं, जुलूसों का आयोजन करने, समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचार प्रकट करने, भाषण देने, प्रदर्शन करने आदि के अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। परंतु चीन में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन सभी प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया जाता है तथा आंदोलन करने वाले को अंदर कर दिया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 35 ये कहता है कि आप संघ बनाओ, समाचार पत्र में जो मर्जी छापो, जो मर्जी करो, जैसा हमारे भारत में। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो इन सब पर रोक लगाता है। लेकिन चीन में एक कानून है जिसे बोला जाता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सॉरी मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दोस्तों क्या होता है कि सरकार आंदोलन करने वाले को पकड़कर जेल में डाल देती है कि भाई ये जो है शांति भंग कर रहा था। ये मान के चलो जैसे कि अपने इधर क्या होता है कि अगर बच्चों को लगता है कि कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। और उनको सही भी बोला जाता है कि चलो यार आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारे गांधी जी इसी चीज़ को बहुत वैल्यू देते थे, आपको पता ही होगा कि वो हर एक चीज़ के लिए आंदोलन करते थे ताकि, और उससे उन्होंने देश को कई जगह इसी वजह से आज़ादी मिलने में हमें काफ़ी हेल्प भी रही और उनके साथ बहुत बड़ी आबादी जुड़ी भी। तो आंदोलन की वैल्यू, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। आपने आंदोलन किया कि भाई स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, सॉरी कॉलेज में, और हम स्कूल के बाहर करेंगे, अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है तो उसका पुतला जला देंगे। लेकिन वहाँ पर अगर आप चीन में कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर लगेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ तो ट्रैफिक में नुकसान हुआ, ट्रैफिक में नुकसान हुआ तो सरकार को नुकसान हो रहा है, वहाँ पर फोर्स गई, उसके बाद में उस दिन उस बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हुई, ये हुई वो हुई। तो वो इतने सारे नियम लगा देते हैं कि NSA एक्ट के तहत 2 साल 2.5 साल और ऐसे से जेलों में भेज देते हैं जहाँ से फिर पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर जेल ट्रांसफ़र भी बहुत होते हैं कि अगर आप यहाँ हो तो वहाँ से वहाँ जिस राज्य में हो उस राज्य में आपको कभी जेल में नहीं डालेंगे। तो उनके उधर कुछ ऐसे रूल्स भी हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ये तो मेरी सुनी सुनाई बातें मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये सज़ा है। मैंने आपको बताया भी था वीडियो शुरू होते ही, या फिर चीन की जब हमने बात टॉपिक शुरू किया था कि भाई वहाँ पर एक बार आंदोलन कर रहे थे तो रोड रोलर से कुचलवा दिया था। तो वहाँ पर अनुच्छेद 35 कहता है स्वतंत्रता है, लेकिन NSA के तहत वो स्वतंत्रता छीन ले सकती है। तो मतलब एक अधिकार पर एक प्रतिबंध फ्री। अब दोस्तों बताया गया कि अनुच्छेद 36 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चीन के संविधान की धारा 36 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ में नागरिकों को धर्म विरोधी प्रकार का भी अधिकार दिया गया है। यह इसलिए है क्योंकि साम्यवादी या मार्क्सवादी विरोधी है। चीन में स्थित कोई धार्मिक संस्था किसी विदेशी संस्था का अधीन नहीं हो सकते। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था या नागरिक के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। देखो दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि चीन में अगर आप बाहर में बैठकर धूप अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप कोई भी अपने तरीके जिस तरीके से आप भगवान को मानते हैं वो अगर घर के बाहर मानते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया हो जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 कहता है कि आप अपने धर्म को मानो, लेकिन उसमें रोक है। ये बताइए कि आप जिस धर्म को मान रहे हो, अगर कोई इस धर्म का विरोध कर रहा है तो उसको पूरी आज़ादी है, चाहे वो जो मर्जी आपके धर्म के बारे में अंट शंट बोले। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा यूई घर नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है चीन में, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। चलो उसके अलावा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि धर्म का विरोध का वहाँ ज़्यादा अधिकार है। यहाँ पे धर्म का विरोध नहीं किया गया है। यहाँ बोला गया सभी धर्मों को अपनाता है भारत, लेकिन वहाँ सभी धर्मों को मानने के साथ साथ विरोध करने का अधिकार भी देता है। और ये बताया गया कि कोई भी धार्मिक संस्था बनाओ लेकिन वो विदेश से जुड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों विदेशी संस्था का अधीन नहीं हो सकता है। और ये बताया गया कि धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक
व्यवस्था या नागरिकों को दिक्कत ना हो। सार्वजनिक व्यवस्था मतलब मैंने ऐसा बताया कि अगर आप बाहर हो और आपने बाहर बैठ के धूप जलाया तो वो कहेंगे कि भाई धूप क्यों जलाया, उससे पोल्यूशन हुआ, ये हुआ, ऐसी चीज़ें बोलेंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई अंतिम वहाँ पे क्रियाक्रम भी कर रहे हैं तो वो अगर उससे उसको पोल्यूशन कुछ भी लगा, धर्म के नाम पे कुछ भी दिक्कत कर रहे हो तो वहाँ पर उसमें भी वो सवाल उठा देते हैं। तो वहाँ पर ये सीधी बात आती है कि धर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है उस तरीके से जैसा कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि सब कुछ है लेकिन प्रतिबंध है। वहाँ पर बोला गया कि आप आज़ादी है, लेकिन आप देख ही रहे हो वहाँ बोला गया कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 37, 38, 39, 40 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब दोस्तों पर्सनल स्वतंत्रता, जैसे कि मैं अपनी मर्जी का पहन सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी का जो मर्जी करूँ। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के बिना बंदी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक वहाँ पर कोर्ट नहीं कहता तब तक किसी को भी जेल में नहीं डाला जाएगा। 38 में नागरिकों के नीचे गौरव को भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों बिना किसी सबूत के या फिर बिना किसी वारंट के वहाँ पर किसी भी चीनी नागरिक को कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता। ये उनका थोड़ा अच्छा अधिकार है क्योंकि वहाँ पर हर किसी की एक रिस्पेक्ट, गरिमा मानते हैं। 39 के द्वारा नागरिक के घर की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है कि वो अपने घर में जो मर्जी करे। घर के पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार लेती है। अनुच्छेद 40 में नागरिकों को पत्र व्यवस्था की गोपनीयता की व्यवस्था की गई है। इस गोपनीयता का केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भंग किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो तो उसे सरकार आपके उस बीच में नहीं कुछ करेगी जब तक सरकार के देश का मामला नहीं आएगा। तो वहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे अगर कहे कि आज के टाइम हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ भी हम बात करते हैं तो वो बात लीक हो जाती है या फिर कुछ भी लीक हो जाती है या उसको वो नहीं करेगी, वो उसे गोपनीयता बनाए रखती है। तो ये सब पर्सनल के बारे में कि भाई कोई भी बंदा जो होगा उसे बिना कोर्ट के बगैर बंदी मतलब कि जेल में नहीं रखा जा सकता। अर्थ से बताया कि गौरव भंग नहीं किया जाता, किसी सबकी इज्जत बराबर है। उसके बाद में घर की सुरक्षा की व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था सरकार देती है। और 40 में बताया गया है कि गोपनीयता को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भंग किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 41 कहता है कि शिकायत करने का अधिकार। सभी चीनी नागरिकों को सरकार के किसी भी अंग या अधिकारी की शिकायत करने या उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि के लिए मुआवजा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, उनकी आलोचना करने, उन्हें सुझाव देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंदर यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी अधिकारी ऐसी शिकायतों पत्रों को ना तो दबा सकेगा, ना ही बदले की भावना से नागरिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर चीन में किसी भी तरीके से कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहली बात किसी भी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपने कोई कंप्लेंट करी तो अगर कोई अफसर या कोई दिक्कत, जैसे मान के लो उसका काम है, टैट है कि वो 24 घंटे में उस व्यवस्था को ठीक करे। जैसे आपके घर के बाहर कोई भीड़ हो रही है या हल्ला हो रहा है तो आपने पुलिस को फ़ोन किया कि भाई मेरे घर से ये हल्ला जो हो रहा है उसे बाहर से हटाओ। अब वहाँ पे जब पुलिस आई दोस्तों तो उसने क्या किया, वो आई नहीं तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। उसके बाद उसके द्वारा जब हानि पहुंचाई गई है उसका मुआवजा मांग सकते हो, क्षति जिससे आपका नुकसान हुआ वो बोल सकते हो। उसके बाद उसे ये बता सकते हो कि आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो, उसकी बुराई कर सकते हो। और इन सब के लिए आपसे वो बंदा आपसे बदला भी नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के पास एक मौलिक अधिकार है कि वो शिकायत कर सकता है और सुझाव दे सकता है। अनुच्छेद 42 में दोस्तों बताया गया है कि आजीविका पाने, जिसके अंदर चीनी नागरिकों को काम या आजीविका का अधिकार प्राप्त है, उन्हें बेरोजगार से मुक्ति मिल गई। यद्यपि इस अधिकार में योग्यता अनुसार काम देने को उल्लेख नहीं किया गया, साथ ही उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मजदूरी की वेतन में बढ़ोतरी करने के काम करने की दशा में सुधार, सामूहिक भलाई के लिए व्यापक योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी सरकार पर है। दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं चीन में बेरोजगार हैं। तो आप कहोगे कि वहाँ पर तो सरकार ने जिम्मेवारी दी है अनुच्छेद 42 में कि सबको रोजगार मिलेगा। दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि सरकार की जिम्मेवारी है सबको जॉब दिलाना, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ऐसी जॉब दिलाती है कि जिसे कोई करना ही नहीं चाहेगा। सबसे पहली बात, अगर कोई मान के चलो ग्रेजुएट है तो वो उसे कहेंगे कि जाओ और तुम जो फॉर्म में लग जाओ और उस फॉर्म के अंदर जाकर तुम क्या करो,
तो भाई गोबर एकत्रित करो, और तुम गोबर कितने एकत्रित करोगे, 12 घंटे, और आपकी सैलरी क्या होगी, जैसे इंडिया में मान के चलो 2,000 रुपये। तो कोई व्यक्ति सोचेगा यार मैं इतना, पहली बात तो थोड़ा एजुकेटेड हूँ, मैं गोबर को एकत्रित करना कोई गलत काम नहीं है, पर मैं उसमें कुछ अलग चीज़ चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं ये काम करता हूँ तो उसकी ये पेमेंट क्या आ रही है मेरे पे, 2,000 रुपये, इसके लिए मैं इतना मेहनत करूँ, तो वो मना कर देगा। लेकिन दोस्तों ये यही बात है, एक तो पहली बात योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला। अगर मान के चलो कोई बंदा वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, इंजीनियर बन गया, अब इंजीनियर को आप अगर क्या कहते हैं गोबर उठाने का काम दोगे तो कैसे कर लेगा 12 घंटे, वो भी 2,000 रुपये में। तो वहाँ कुछ ऐसे सरकार ऐसा काम उपलब्ध कराती है। और उसके बाद दोस्तों लेकिन वहाँ पे ये भी बताया गया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि सबके लिए मजदूरी दे, सबके मजदूरी में बढ़ोतरी करे, सभी के भलाई के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करे, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं। इसीलिए वहाँ पर अभी भी बड़ी आबादी जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत विश्राम का अधिकार, श्रमिकों की दशा में निरंतर सुधार करने के लिए उनके काम के घंटे, अवकाश के दिनों की व्यवस्था करने आदि की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि सरकार श्रमिकों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे जिसमें वे विश्राम करने के अधिकार का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। देखो दोस्तों, यह कोशिश की जाती है कि जैसे हमारे इंडिया में 9-8 घंटे दिन के काम के लिए बताए गए हैं कि एक ऑफिस में होने चाहिए, और 8 घंटे से ऊपर होता है तो उसके लिए ओवर टाइम होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसी प्रकार से। लेकिन हमारे यहाँ ये मौलिक अधिकार में नहीं है, हमारे इधर ये है कि किसी का शोषण ना हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ये मौलिक अधिकार में व्यवस्था की गई है कि आराम मिले, क्योंकि वहाँ की शिफ्ट जो होती है दोस्तों 13 से 14 घंटे की शिफ्ट होती है, और होती है मेहनत वाली। तो वहाँ पर क्या किया गया है, सरकार ने कोशिश, ये मौलिक अधिकार दिया है कि भाई ऐसी कोशिश करो कि वहाँ पर सोफ़े लगा दो, वहाँ सोने की व्यवस्था कर दो। और आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पर मालिक वर्कर से कहता है कि तू सो जा, और वर्कर कहता है नहीं मुझे और काम करना है, क्योंकि दोस्तों पैसे के लिए भी, और वहाँ वो थोड़ा बहुत चीनी चीज़ भी सोचते, थोड़े राष्ट्रवादी भी होते हैं हल्के फुल्के, कि जिसलिए वो सोचते हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा देश आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा डिपेंडेंट होके सोचते हैं, क्या कहूँ ये अलग सोच है। लेकिन वहाँ पर ये इसीलिए सरकार ने वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि एक मालिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने लेबर को या वर्कर को आराम मिलाए, ताकि वो आराम कर सके। तो आराम करना वहाँ पर एक वर्कर के लिए मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, इसमें वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थ होने की अवस्था में मजदूरों को भौतिक सुविधाएं देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही राज्य को धीरे धीरे सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी चिकित्सा सेवाएं, अन्य सेवाएं आदि विकसित करने को कहा गया है। साथ ही अपंग सैनिकों को, क्रांतिकारी शहीदों के परिवारों में आजीविका को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो देखो दोस्तों, ये तो हमारे भारत में भी है, बस मौलिक अधिकार में नहीं लिखा हुआ है, वरना चीज़ें सारी हैं। यहाँ पर ये बताया कि वृद्ध अवस्था में, बीमारी में, असमर्थ होने की अवस्था में मजदूरों की भौतिक सुविधाएं। तो हमारे इधर वृद्ध अवस्था में सरकार पेंशन देती है, बीमारी में पेंशन देती है, सामाजिक बीमा, लाइफ इंश्योरेंस देती है, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी ये चीज़ें, अन्य सेवाएं, और साथ ही सैनिकों को, शहीदों के परिवारों को रोजगार देना, उनके लिए काम देना, ये सब काम सरकार की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों हमारे देश में मौलिक अधिकार में नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये मौलिक अधिकार है, इसलिए हर बूढ़ा वहाँ जाकर बोल सकता है कि मुझे मेरी पेंशन दो। असमर्थ व्यक्ति बोल सकता है, मजदूर बोल सकता है, क्रांतिकारी जो शहीद हुए उनका परिवार बोल सकता है मेरे रोजगार दो। तो वहाँ यह एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 45 में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 46 कहता है शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। नागरिक अपनी इच्छा से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग्य छात्र व छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के द्वारा नए स्कूल खोले जाएंगे। चीन में माध्यमिक स्तर शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा के लिए स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है। इसके लिए धारा 46 में व्यवस्था की गई है कि राज्य युवकों के स्वास्थ्य विकास का ध्यान रखेगा। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर स्कूलों के लिए ये नियम है कि भाई जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसके लिए छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति मतलब होता है दोस्तों कि उन्हें एक तरह की पैसे दी जाए ताकि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे इधर थोड़े जो मान के चलो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है तो उसमें पढ़ने के लिए सरकार उन्हें प्रॉफिट देती है ताकि वो आगे बढ़े। उसके बाद दोस्तों जो स्कूल खोले जाएँ
वहाँ पर माध्यमिक जो 10th तक की जो एजुकेशन होती है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है और उसे करनी ही होगी। तो चीन का हर एक बच्चा पढ़े, इसलिए 12वीं तक की शिक्षा वहाँ पर फ्री और कंपलसरी भी है कि करनी ही करनी है। उसके बाद दोस्तों स्कूलों को ये बोला गया है कि भाई आप जो है अपने यहाँ पर युवक मतलब कि जो बच्चे अच्छे से पढ़े, इसके लिए आप उनके मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कोशिश करेंगे कि वो मेंटली और फिज़िकली अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से काम कर सके। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया आपको कि वहाँ पर क्या 46 में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में बताया गया है वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्य, कलात्मक रचना, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता। इसके विपरीत यह है कि नागरिक अपने आप को किसी भी प्रकार के साहित्यिक, कलात्मक और आविष्कार में लगा सकता है। साथ ही इस धारा में राज्य सभी गतिविधियों में विकास में अपना योगदान देगा। तो दोस्तों यह बताया गया कि संस्कृति की स्वतंत्रता, अधिकार की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को वैज्ञानिक आविष्कार कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप साइंटिफिक खोज करो, साहित्य आप साहित्य में आगे बढ़ो, कलात्मक रचना। तो देखो दोस्तों, अगर आप उनके जो शिफूशी या फिर उनकी जितनी भी चीज़ें आप उनके वहाँ के फ़िलोसफर पढ़ोगे तो काफ़ी अलग लेवल के फ़िलोसफर होते हैं, वो काफ़ी अलग पहुँच जाते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। कलात्मक कि आप आर्ट कल्चर में, आप संस्कृति में, आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ो, नए नए आविष्कार करो, नई नई चीज़ें खोजो। तो ऐसे कोशिश की जाती है, इन सबको बढ़ावा देती है। दोस्तों आप देख ही रहे हो कि ऐप्स में, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। टिकटॉक्स वगैरह आप देख रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं ये पबजीज वगैरह देख रहे हैं। कितने 80-90 ऐप चाइना के बैन किए हैं इंडिया ने। अब देखो तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए खतरा बन रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को बड़ा बढ़ावा देता है। अगर दोस्तों मैं सही में इससे हट कर बताऊँ तो अगर हम इंडिया में कुछ ना करें सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 साल तक हर एक बच्चे के लिए पढ़ना ज़रूरी कर दे, उसका सरकार कोशिश करेगी कैसे भी करके उसे पढ़ाया जाए। और दूसरा सरकार ये कर दे ना कि हर एक साइंस को अगर डेवलपमेंट दे दे, सिर्फ साइंस में हम आगे बढ़े, सिर्फ साइंस पढ़ने के लिए 20-30 साल का रूल ला दे, जैसा कहीं जापान और इसराइल में थोड़े बदलावों के साथ लागू हुआ था। तो दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं ये हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेरा मानना है कि यार 90% ऑफ प्रॉब्लम 50 साल 40 साल बाद ख़त्म हो जाएगी जो अभी हम फेस कर रहे हैं। अगर नहीं तो ऐसे ही दिक्कत होती रहेगी। हमें साइंस में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें टेक्नोलॉजीज़ ऐप में सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबको पढ़ना ज़रूरी है और सबको साइंटिफिक पढ़ाई ज़रूरी है। तो दोस्तों अनुच्छेद 47 क्या कहता है चीन का, मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 48 में स्त्रियों पुरुषों के समान अधिकार, महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। स्त्रियों को विवाह के मामले में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य विवाह परिवार माता एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रसूति उनसे वेतन अवकाश दिया जाएगा। चीन उस समय विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए परिवार नियोजन आवश्यक है। चीन में संविधान की धारा देखो दोस्तों 48 की पहले हम बात करते हैं। 48 में बताया गया दोस्तों कि लड़की चाहे जिस मर्जी से विवाह कर सकती है, वो एक पुरुष के बराबर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर महिलाओं के साथ कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है, छिट्टमुट्ट हल्का फुल्का है, लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर हर एक पुरुष घर में काम करता है, हर एक महिला करती है। कहते हैं कि चीन में हर एक घर के पीछे फैक्ट्री बनाई गई थी, तो ऐसा है। उसके दोस्तों बताया गया प्रसूति कानून, जो प्रसूति अवस्था होती है, मतलब कि जो महिला एक बच्चे को अपने साथ लेके चलती है, तो ऐसे टाइम में उन्हें अवकाश दिया जाए, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद दोस्तों चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए उसने आबादी कम करने के लिए उसने परिवार नियोजन कि आप फैमिली प्लानिंग के तहत बनाओगे। अगर आपका बजट है तभी आप अपने बच्चों को इस दुनिया में लाओगे और उसके बाद उसका सही तरीके से करोगे। उसके बाद आप उसे ज़्यादा बच्चे नहीं करने, 2 या 3, पहले तो 1 का रूल था, फिर उसे 2 किया गया, अब 3 से ज़्यादा वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 49 में बताया गया कि परिवार नियोजन का वर्णन, जिसके अंदर परिवार नियोजन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चीन में कानून द्वारा केवल एक संतान पैदा करने का अधिकार है, परंतु अब इसमें कुछ निजात प्राप्त कर दी गई है। तो दोस्तों बताया गया है कि भाई आप जो बच्चा पैदा करोगे तो पहले बताओगे कि हाँ भाई ये मैं बच्चा अगर मेरा है तो मेरी जॉब ये है, मैं इसके लिए ये सोच रहा हूँ,
मैंने इसके लिए ये बीमा कराया है, मैं उसके लिए ये घर मेरे पास है, मेरे पास इतने कमरे हैं, मैंने उसके लिए फ्यूचर के लिए, इसके पढ़ाई के लिए ये जोड़ा हुआ है। तो इसे बोलते हैं परिवार नियोजन। तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने बच्चे कि उसकी कितनों को वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है, तो उतने ही बच्चे वो वहाँ पर पैदा करेगा। ये उधर का मौलिक अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 49 में मौलिक अधिकार चीन के संविधान में नागरिकों के मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी नागरिक को राज्य अगर पद अधिकार के नुकसान पहुंचता है तो उसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ध्यान रहे, मुआवजा कानून द्वारा निश्चित किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, चाइना में एक और चीज़ है कि वहाँ पर अगर आपको नुकसान हुआ पुलिस की वजह से कि किसी वजह से, तो वो आप सरकार से मांग सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर लेकिन वो आपको सरकार ही देगी। जैसे हमारे इधर क्या होता है दोस्तों कि अगर मान के चलो आपको पुलिस ने, ट्रैफिक वाले ने रोक दिया कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ और आपको रोक दिया, तो आपने बोला कि मेरा फ़ाइन ले लो और मैं ये हेलमेट ख़रीद रहा हूँ, अब मुझे जाने दो। लेकिन सॉरी, आपने फ़ाइन नहीं दिया, आपके पास फ़ाइन नहीं थे, आपने कहा मैं हेलमेट ख़रीद के जा रहा हूँ, और आपको उसने नहीं माना और 10-15 मिनट या 50 मिनट 100 मिनट ख़राब कर दिए, तो आप सरकार को बता सकते हो कि भाई इस वजह से मैं आज वहाँ जॉब पर नहीं जा सका, वहाँ मुझे ये नुकसान हुआ, मैं ये बोल रहा था, कुछ भी दोस्तों। ये मैंने एक सिनेरियो दिया है, ऐसा हज़ारों सिनेरियो हो सकते हैं। तो उसमें सरकार के जो भी एक व्यक्ति को दिक्कत होती है सरकार से, वो उसका मुआवजा मांग सकता है। समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को किसी को भी देश में जगह दी जाएगी, इस व्यवस्था 1932 में की गई है। देखो दोस्तों, समाजवादी आंदोलन क्या होता है? समाजवादी आंदोलन मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ भी मार्क्स की विचारधारा होगी, अगर मान के चलो मार्क्स की विचारधारा मतलब होता है दोस्तों जो कार्ल मार्क्स थे उनकी विचारधारा होगी मार्क्सवादी, जो चीन की तरह दूसरे देश को बनाने की कोशिश करेगा, ये जो चीन की चीज़ों को लागू करने की कोशिश करेगा, अगर उसे उसका देश भगा देता है तो चीन उसे अपने देश में नागरिकता देगा, उसे चीनी नागरिक बनाएगा। ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। दोस्तों ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं? मैं फिर समझाता हूँ। चीन जो है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मार्क्सवादी है, मार्क्स के नियमों में बना था। तो अगर किसी भी देश में कोई मार्क्स की नीति लादना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे देश में भी मार्क्सवाद आए, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, और उसे उसका देश उसके साथ गलत करता है और वो चाहता है कि मैं भागकर चीन चले जाऊं, चीन जाने पर उसे चीन की नागरिकता मिल जाएगी, उसे उसके मौलिक अधिकार में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने भाई साहब चीन की बातें बहुत ज़्यादा कर ली, तो अब हम थोड़ा चीन के बारे में शुरू से पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चीन के जो मौलिक अधिकार है बड़े सारे प्रतिबंधों के साथ मिले हुए हैं। वहाँ पर जो भी अधिकार मिलते हैं उसमें काफ़ी सारी रुकावटें होती हैं, हर एक रुकावट के बारे में बताया। लेकिन जैसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार विस्तृत हैं, तो ये भी पता चलेगा कि भाई जो चीन के मौलिक अधिकार है वो भी काफ़ी विस्तृत है और उनके पास रोक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर भारत अपने नागरिकों पे इतने रोक तो नहीं रखता। अब यहाँ बताया गया कि वहाँ पर सॉरी मौलिक कर्तव्य कैसे हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा गैप ले लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने ब्रेक ले लिया होगा। तो अब हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे हमारे भारत में आपको मौलिक अधिकार मिले थे, फिर आपके नीति सिद्धांत हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी थे जिसमें बताया गया था आपको वनों की रक्षा करनी है, जनजीवन की रक्षा करनी है। अब चीन में कुछ थोड़ा अलग है। चीन में हर एक मौलिक अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी है कि भाई ये मौलिक अधिकार चाहिए तो ये वाला कर्तव्य भी होना चाहिए, या फिर इस कर्तव्य का भी पालन करो। वहाँ कर्तव्य थोड़ी ज़बरदस्ती टाइप की है दोस्तों। जैसा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अलग अलग किया गया है, परंतु चीन के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पर एक मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मतलब कि साइड में मौलिक अधिकार तो साइड में मौलिक कर्तव्य। तो अनुच्छेद 42 के मौलिक कर्तव्य में चीनी नाविकों, दोस्तों सबसे पहले तो गलत है, चीनी नागरिकों लिखा होगा, यहाँ पर गलती से हो गया होगा, नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखो दोस्तों मौलिक अधिकार है क्या लिखा था कि हर एक चीनी व्यक्ति को वह जाकर सरकार से काम मांग सकता है, पर प्रत्येक चीनी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि भाई अब तुम्हें मौलिक अगर तुम मान के चलो जैसे कि चीन में रह रहे हो आप, तो चीन आपको एक अधिकार प्राप्त कराता है कि हर एक व्यक्ति को मैं जॉब दूंगा। अगर आप जॉब नहीं ले रहे तो अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, कोई वेला बैठा हुआ है, तो वो कहेगी कि भाई ये खाली क्यों बैठा हुआ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा।
तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति काम नहीं करते वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, और एक राज्य दूसरे राज्य होते 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 और वो बचते रहते हैं कि वे किसी भी तरीके से अपने कर्तव्य से बचते हैं। तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि भाई वो काम ज़रूर करे, उसको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, सरकार प्रोवाइड कराएगी, और सरकार नहीं करा रही तो क्यों नहीं कर रहा। तो सीधी बात है, हर एक व्यक्ति को काम तो करना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई मेरे को मेरे हिसाब का काम नहीं मिल रहा, वैसा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा, ये वहाँ का कर्तव्य है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में लिखा है, चीनी नागरिकों को शिक्षा अधिकार देने के साथ साथ उच्च शिक्षा के मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल किया है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक चीनी छात्र का मौलिक कर्तव्य है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वो बताया गया है कि उच्च शिक्षा कि आप कोशिश करेंगे कि हर एक चीनी नागरिकों का एक कर्तव्य है कि जैसे हम झंडे का सम्मान और उसकी इज्जत करते हैं, या अपने राष्ट्रीय जो भी जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उनकी इज्जत करते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 40 में चीनी नागरिकों को अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा का ध्यान रखना है। उन्हें उच्च शिक्षा, हाईयर एजुकेशन पाना है। तो उन्हें कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बच्चे को मौलिक कर्तव्य निभाना है, पढ़ना है उनको, ये कर्तव्य है उनका। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि नियोजित परिवार के पति पत्नी द्वारा बच्चों का पालन पोषण में शिक्षित किया जाना, बाकी बच्चों द्वारा माता पिता की सहायता किया जाना मौलिक कर्तव्य बताया गया है। देखो दोस्तों, वहाँ बताया गया है कि हर एक जो पेरेंट्स हैं वो प्लानिंग की तरफ बच्चे करेंगे। मतलब कि अगर आप चीन में हो तो अगर आप बेबी करना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने उस बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा है। आपने क्या उसके पढ़ने के लिए खर्चा है आपके पास, क्या आपकी सैलरी से इतना बच जाता है कि आप उसके लिए महीने में ये खेल का सामान खरीद पाएंगे, क्या आपके पास 6 घंटे का टाइम बचता है दोनों पेरेंट्स के बाद, क्या उसे बैठ के पढ़ा पाएंगे, क्या आप एक मेड एफर्ट कर सकते हैं। तो कई चीज़ें दोस्तों वहाँ पर होती है। तो एक जिस तरीके से एक प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग है, लेकिन सरकार फिर दूसरी तरफ ये भी कहती है कि जो बच्चा बड़ा हो गया, क्या उसने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की, क्या उसने अपने माँ बाप को पाला, क्या उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। तो यहाँ पर ये बताएगा कि जिस तरीके से माँ बाप के लिए प्लानिंग करके बच्चे पैदा करना है, उसी तरीके से बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो माँ बाप की सुरक्षा करे, बड़े होकर उनकी पालन पोषण करे, ये उसका कर्तव्य है दोस्तों। अनुच्छेद 51 में यह व्यवस्था की गई है कि चीनी नागरिकों को यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किसी रीति से करें जिससे कि राज्य समाज को हित में किसी भी तरह की हानि ना हो पाए और अन्य नागरिकों के अधिकार के सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि जब आप वहाँ पर कोई रीति रिवाज मान रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमारे भारत में कोई रीति रिवाज है, तो उस रीति रिवाज को निभाते टाइम हमें स्वतंत्रता है कि हम आराम से निभा सकते हैं। ऐसे मान के चलो, अगर हमें कोई कुछ भी ऐसा है जो रोड पर निकालना है, वो किसी भी तरह का धार्मिक समारोह हो सकता है। हमारे भारत में कहीं भी हम कोई टेंट लगा के कहीं भी प्रवचन, या फिर हम कहीं भी अपना भाषण, या कहीं भी धार्मिक अपनी ज्ञान देने लग जाते हैं। ये है ना दोस्तों हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो। वैसे ही दोस्तों, यह हमारी आज़ादी है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर बताया गया कि जब आप ऐसे काम करें तो एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो भाई रीति रिवाज सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत चीनी नागरिकों को देश की एकता, सभी राष्ट्रीयताओं के व्यक्तियों के मध्य मधुर संबंध बनाए रखने में संबोधित मौलिक कर्तव्य पालन करना आवश्यक बताया गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया कि भाई सभी जो होंगे वो एकता से रहेंगे। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि सब आप कैसे रहोगे, एकता से रहोगे, मिलजुल कर रहोगे। अनुच्छेद 53 में सभी चीनी नागरिकों के लिए देश के संविधान कानून का पालन करना, महत्वपूर्ण गोपनीय तथ्यों को गुप्त रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, श्रमिक अनुशासन का पालन करना, सामाजिक नैतिकता का सत्कार करना आदि का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताया गया कि कानून का पालन करना, जो कानून है वो पालन करो। दूसरी बात, गोपनीयता, तथ्यों को गुप्त रखना, कि भाई अपने देश की कोई बात बाहर नहीं लिखोगे। अगर आपके देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो आप सोशल मीडिया पे जाके तुरंत लिख नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। जो देश में हो रहा है वो गुप्त रहना चाहिए, जो चीज़ है उसे अंदर तक रखो। अगर आपको सरकार से दिक्कत है तो बाहर विदेश में जाके अपने सरकार का प्रचार नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये बताया गया है कि एक नागरिक का कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अपने यहाँ की सार्वजनिक संपत्ति, रेलवे, बसों, इनकी सुरक्षा करना, इनकी बनाए सुरक्षा। श्रमिक अनुशासन, दोस्तों जो चाइना की पूरी इकोनॉमी है, जो उनका आर्थिक व्यवस्था है,
वो लेबर पे डिपेंड है। तो लेबर को अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, ये नहीं होगा। उसे काम करना पड़ेगा। 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 घंटे, 9.25 घंटे काम करना पड़ेगा। सामाजिक नैतिकता का सत्कार करना, नैतिकता, अगर कोई बूढ़ा है तो उसे उठाना, ये सब चीज़ें नॉर्मली, किसी की सिगरेट पीते टाइम ध्यान रखना कि किसी के मुंह पे धुआं ना लगे, ये होता है नैतिकता। तो ऐसे नैतिकता, सामाजिक नैतिकता का पालन करें। मौलिक कर्तव्य घोषित किए गए। तो चाइना के संविधान में ये मौलिक कर्तव्य है कि आप इन सब चीज़ों का पालन करें। मातृभूमि की सुरक्षा, सम्मान हितों की सुरक्षा 54 में वर्णित है कि भाई वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, विदेशी आक्रमण से बचाएंगे, अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। और दोस्तों समय समय पर कानून के अनुसार करों को 56 चीनी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों अपने टैक्स को देंगे, टैक्स चोरी नहीं करेंगे। तो ये भी उनके उधर एक मौलिक कर्तव्य है। तो देखो दोस्तों, अगर हम उनके अधिकार को देखें तो काफ़ी विस्तृत है। उनके कर्तव्यों को देखें तो उनके कर्तव्य उनके ऊपर काफ़ी बोझ बने पड़े रहते हैं, जो मुझे लगता है दोस्तों, और मुझे इनके कर्तव्य भी भारी लगते हैं। तो चीन के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है। तो दोस्तों भारत और चीन के जितने भी मौलिक अधिकार है यहाँ पर तो भाई बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिए हैं। तब भी लेकिन दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट करके बताओ, मुझे बताओ कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत हुई है, कौन से पार्ट में दिक्कत हुई है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, मतलब कि लास्ट चीज़ें, और उसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप समझ चुके हैं, अब इसके हिसाब से आप एग्ज़ाम में वैसे लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम में और अच्छा लिखेंगे इससे। देखिए, चीन अपने घरेलू मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहता। वैसे भी हम देखते हैं कि किसी तरीके से चीन गोपनीयता का अधिक प्रबल फिर अधिक ध्यान देता है, जिस कारण से उसके देश के इंटरनल मैटर का भी पता बहुत मुश्किल से चल पाता है। जैसे आज के टाइम में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के बारे में या भारत जैसे देशों के बारे में हमें मिनट से पता चल जाता है, परंतु ऐसा चीन के बारे में नहीं है। चीन गोपनीयता पर काफ़ी ध्यान देता है। वहाँ पर ये अधिकार लोगों को हासिल भी होते हैं कि वह इनका पता भी नहीं चल पाता, परंतु फिर भी कुछ स्टडी के माध्यम से पता चला है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन है। वहाँ पर सरकार और सिस्टम से ज़्यादा लोगों को बल दिया जाता है कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करें। देखो दोस्तों, हमारे देश में जम्मू कश्मीर में कोई समस्या होती है, पंजाब में कोई समस्या होती है, दिल्ली में कोई समस्या होती है, उत्तर प्रदेश में कोई समस्या होती है, तो वर्ल्ड में पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि आपको अगर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ भी होता है तो भारत को पता चल जाता है। बांग्लादेश में किसी को कुछ होता है तो भारत को पता चल जाता है। लेकिन चीन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई रेप पता चला हो आपको, कोई ऐसी चीज़ पता चली हो ऐसे कि वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है? कभी नहीं पता चलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेसी पे बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी मामलों को दबा के रखता है। अभी जैसे मुझे पता चलता है कि रशिया में जो पुतिन है, उनके जो विरोधी है, उनको जहर दे दिया गया था, तो हमें पता चल गया। लेकिन चीन में जो भी बात होगी ना, वो अटपटी होगी, पता ही नहीं चलेगी कि हुआ था नहीं हुआ था। मीडिया मना करेगी, अंदर में वो लोग बोल रहे होंगे, जिसने बोला होगा वो मर जाएगा या कहीं गायब हो जाएगा, उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। वहाँ पर आपकी मीडिया अलाउड ही नहीं है, दूसरी मीडिया अलाउड ही नहीं है। तो चीन में जो है ना, वहाँ पर बहुत सीक्रेसी है, बहुत सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन बहुत है। अगर आप यहाँ से भी घूमने जाओगे तो वहाँ जो ऐसी ऐसी जगह हैं, वहाँ पर कोई कैमरा ले लिया जाएगा, आपको सीधा कैमरे के ऊपर कुछ स्टिकर लगा दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कैप्चर कर सकते। अगर आप वहाँ पर जासूसी में पकड़े गए तो आपके पासपोर्ट के साथ आप वहीं रह जाएंगे। तो कई चीज़ें दोस्तों वहाँ पर सीधा सीधा बताई गई कि भाई वो सीक्रेसी से, कोई गोपनीयता से कोई कम वो नहीं करते। लेकिन दोस्तों कुछ जो बातें पता चलती है उससे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों के मौलिक अधिकार कम है, कर्तव्य ज़्यादा मांग की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो देखो, ये सारी जो उनका लिखावट है, जो उनके संविधान में लिखा हुआ है, वो तो काफ़ी बताते कि काफ़ी सही है। लेकिन दोस्तों अगर हम सही में देखें तो चीन जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा अंदरूनी रूप से थोड़ा हम उसको सही से क्लियर नहीं है। जैसा हम शीशे की तरह साफ़ है, तो उनका शीशा बहुत धुंधला है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। वहाँ न्यायिक व्यवस्था इतनी प्रबल नहीं है जिसमें लोग जाकर अपने मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, या फिर वह न्यायिक व्यवस्था इतना मजबूत नहीं है। देखो दोस्तों, हमारे देश में बेशक केस लंबे चलते हैं, बेशक महंगा होता है, लेकिन हमारे देश में न्याय ज़रूर मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर इतना नहीं है दोस्तों, हर किसी को मौलिक अधिकार वहाँ पर नहीं मिल पाते, वो कोर्ट में जाके फाइट नहीं कर पाते। जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, उनके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार की मांग कर सकते। तो सारे मौलिक अधिकार फेल हो गए ना एक तरीके से, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ये बात है।
मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे बचाने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जैसे कि भारत में रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को बचाया जा सकता है, परंतु ऐसा चीन में नहीं है। तो दोस्तों चीन में मौलिक अधिकार सारी किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन वो देगा कौन, उसे बचाया कैसा जाएगा, ऐसा कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। जैसे भारत में मौलिक अधिकारों में बदलाव करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, परंतु इसके उल्टा चीन में वहाँ पर मौलिक अधिकार, उसके मौलिक प्रावधानों में बदलाव किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा या हमें कम्युनिस्ट व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में मौलिक कर्तव्य कुछ बदले नहीं जा सकते, उसे बदलना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम 1947 से देखें तो एक ही राइट हटा है, वो है प्रॉपर्टी का राइट, जिसके अंदर क्या था कि इतनी प्रॉपर्टी सरकार पे नहीं थी कि वो सभी आबादी में बांट सके, जो सही भी था। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, किसी भी तरह के अधिकार में कोई छीना नहीं गया, सारे अधिकार उल्टा और हमें मिले हैं मौलिक अधिकार के रूप में या मानव अधिकार के रूप में, लेकिन छीने नहीं गए। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर कभी भी कोई भी मौलिक अधिकार हटाया जा सकता है और उसे फिर रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, चीन के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही साफ कहा गया है, चीन जनवादी गणराज्य, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही के अंदर समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व कामगार वर्गों के हाथ में है, जो कामगारों किसानों की गहरी भागीदारी बताते हैं। तो वहाँ पर ये साफ करा गया है कि भाई ये सरकार जो है किसानों की है, सबकी नहीं है कहीं ना कहीं, और इसका काम है सभी, मतलब कहीं ना कहीं मार्क्स के समाजवाद बनाए रखना। तो मार्क्स का मेन रूल है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो भारत और चीन में सबसे बड़ा दोस्तों यही फ़र्क आ गया, जो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे इधर का फ़र्क है और उनके इधर का क्या फ़र्क है। अब दोस्तों हम भारत और चीन के अधिकारों की तुलना समानता और विभिन्नता के रूप में कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन उन सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, तो हमने एक बार रीआइटरेट कर लेना है, दोबारा ध्यान में थोड़ा ले आना है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए कि हमारे भारत के मौलिक अधिकार कौन से हैं, हमारे भारत के मौलिक अधिकार कितने सही लग रहे हैं, खुद ही देखने में आप देखो यार, और कितने अच्छे हैं। उसके बाद में हमारे कर्तव्य, हमारे जो नीति में सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं एक जीवन के अंदर बदलाव लाने की पूरी अच्छी कोशिश है, और ये प्राप्त भी है दोस्तों। लेकिन चीन का अगर हम देखें दोस्तों, तो वहाँ पर जब तक सरकार से बनी हुई है तब तक अच्छा है, वरना दिक्कत है, वहाँ ये वाला बात है बात बाकी। लेकिन दोस्तों एक अच्छाई ये भी, या हम कहें कि उनकी अच्छी ये भी है कि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं अपने देश से प्यार बहुत करते हैं, वो तभी वहाँ पर अभी तक आवाज़ नहीं उठी है। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को भी या वहाँ की सरकार को भी डर जरूर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एक थोड़ी रिसर्च कह लो वो थी। अब देखो दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि भाई भारत तथा चीन के अधिकारों में तुलना, तो चीन और भारत के अधिकार में क्या समानता है। तो भारत और चीन दोनों के अधिकार सामाजिक समाजवादी हैं। दोनों ही देशों ने अपने मौलिक अधिकार में ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे सामाजिक जीवन, सामाजिक लक्ष्य, गरीब वर्ग को अपने अधिकार का फल मिल सके। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो तो ये दिखता है कि भारत भी चाहता है कि समाज का जीवन अच्छा हो, और वो भी चाहता है, चाइना भी। कैसे दोस्तों, चीन कैसे चाहता है, तो चीन चाहता है दोस्तों किस तरीके से उसके जीवन अच्छा हो। तो जैसे उसने बताया हुआ है कि भाई वहाँ पर सभी को पढ़ाई मिले, सभी शिक्षा मिले, तो वो भी भारत भी ऐसे करता है, ऐसा ही चाहता है दोस्तों। समानता पर अधिक बल, भारत तथा चीन दोनों ही धर्म, जाति, भाषा, पंथ, इन सभी आदि के द्वारा भेदभाव करते हैं, ऐसे किसी भी व्यवस्था नहीं रखते जिसमें धर्म जाति के द्वारा भेदभाव किया जाता हो। तो दोस्तों चीन में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में भी ऐसा ही है कि भारत में धर्मी जाति भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक अधिकारों पर बल, भारत तथा चीन दोनों ही अपने देश के नागरिकों के आर्थिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखते हैं, वे व्यक्तियों के शोषण को अधिक से अधिक रोकते हैं, आर्थिक आज़ादी व आर्थिक प्रबलता को अधिक प्राप्त कराते हैं। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि आर्थिक अधिकारों पर बल, भारत तथा चीन दोनों ही। देखो भारत में भी क्या किया गया है कि हर एक व्यक्ति की कोशिश की जाती है कि हर एक व्यक्ति को जॉब मिल सके, वह जॉब कर सके, उसके लिए अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी लाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों चीन भी कहता है कि भाई हमारे इधर हर एक व्यक्ति को हम जॉब उपलब्ध कराते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे जॉब मिले। तो दोनों ही देशों में ये समानता है कि वो दोनों ही आर्थिक रूप से कोशिश करते हैं कि दोनों ही देश केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि चीन तथा भारत दोनों में देश में केवल घोषणाएं नहीं करते, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इन सभी अधिकार को उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारत तथा चीन दोनों ही जो भी इनके मौलिक अधिकार है उसे ज़मीन पर लागू ज़रूर करते हैं। दोस्तों यही है कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है वो काफ़ी खुले रूप से हैं,
चीन में जितने भी मौलिक अधिकार है उनके ऊपर एक प्रतिबंध ज़्यादा है, बस यही फ़र्क है, वरना चीन भी अपने मौलिक अधिकार लागू करता है और भारत भी अपने मौलिक अधिकार लागू करता है। देश मौलिक कर्तव्य प्राप्त कराते हैं। देखो दोस्तों, भारत भी मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य देता है अपने नागरिकों को और चीन भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत और चीन के अधिकारों में समानता है। क्या क्या समानता है दोस्तों? पहली कि ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे समाज आगे बढ़े, चीन ने भी भारत ने भी। दोनों ने धार्मिक समानता या फिर हम कहें कि सभी को समान कर रखा है, चाहे वो स्त्री पुरुष के मामले में हो, धर्म जाति लिंग के मामले हो, तो कोई भी धर्म जाति लिंग किसी भी देश में बड़ा नहीं है। आर्थिक अधिकारों पर बल दोस्तों, कि वो इस कोशिश करता है भारत भी और चीन भी कि अधिकार आर्थिक रूप से पैसों के रूप से ज़्यादा हो सके। दोनों ही देश घोषणा नहीं करते, ज़मीनी स्तर पर करते हैं और मौलिक कर्तव्य सभी को मिले। तो दोस्तों ये है भारत और चीन में समानता। अब हम पढ़ते हैं कि भारत और चीन के मौलिक अधिकारों में क्या असमानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। तो भारत जहां एक खुली लोकतंत्र व्यवस्था है, जहां पर सरकार की आलोचना करना एक बहुत ही एक विषय है और सरकार पूरी आज़ादी देती है, वहीं पर चीन इसका विपरीत है। वहाँ पर सरकार की किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया जा सकता। दोस्तों अभी मैं देख रहा था कि सरकार ने 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि उन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पुतला बनाया और उस पुतले में जूते की माला लगाई और उस पर फिर चप्पल मार रहे थे। कोई उनकी अर्थी ये निकाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उसके बाद में कोई खुले भाषण दे रहे थे, कोई चेतावनी दे रहे थे, कोई गद्दार बोल रहा था, कोई चूड़ी भेज रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो थे, तो मैं उन सभी चीज़ों को देखकर मैंने ये देखा, या फिर वही नहीं, हम कितनी बार देखते थे कि इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री बने थे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि खुली लोकतंत्र व्यवस्था है कि आप खुल कर विरोध करो, जो जलाना है जो कुछ करना है वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर सकते हो। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी मतलब कि अगर आपने विरोध करना चालू किया, ऐसे रोड ब्लॉक किए, आपने ऐसे अपनी भावनाएं व्यक्त की, या सरकार से अगर आपको उसकी पॉलिसी से कोई दिक्कत है, आप लेटर लिख सकते हो वहाँ पर। बस इस लेटर लिखने से ज़्यादा वहाँ पर विरोध कुछ नहीं है कि भाई इसमें ये बदलाव करो, और वो लेटर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पूरी आज़ादी है, आप विरोध करो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार का ही नहीं, आप किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि पीछे किस तरीके से पूरी विरोध की आज़ादी है, हम देख सकते हैं। चीनी नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसमें लोगों का अधिकार छीन लिए जाते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा नागरिक नहीं माना जाता। सरकार उन पर कार्यवाही करती है। इस तरह से सरकार कई बार ऐसे लोगों को भी रोक कर या फिर उन्हें दुश्मन बनाकर उनके वोट के अधिकार से वंचित कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना में किसी भी व्यक्ति के वोट का अधिकार छीन लिया जा सकता है। जैसे मान के चलो उसके ऊपर कोई कार्यवाही करके, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाकर, तो अगर जब उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट कहेगा ऐसे व्यक्ति का क्या करो, तो इसको वोट देने का अधिकार छीन लो क्योंकि हमारे देश का नागरिक नहीं है, ये तो यहाँ की बात नहीं मानता। तो समझ रहे दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति का वोट का अधिकार छीन लिया जा सकता है। हमारे देश में केवल जेल में गए कैदी का वोट का अधिकार चला जाता है, उसके अलावा हर एक व्यक्ति हमारे देश में वोट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये बताया गया है। न्यायिक व्यवस्था, भारत में न्याय का सबसे ऊपर माना जाता है, परंतु वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट शासन को ऊँचा माना जाता है। देखो दोस्तों, हमारे इधर जज जो सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज जो भी है, उसने जो फैसला सुना दिया दोस्तों, जो न्याय है उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ कम्युनिस्ट शासन, अगर कम्युनिस्ट की मेन पॉलिसी को दिक्कत हो रही होगी तो वो कुछ नहीं मानेंगे। अगर कम्युनिस्ट शासन कहता है कि भाई धर्म को मानना दिक्कत दे रहा है तो कम्युनिस्ट शासन माना जाएगा, ना कि ये कि भाई धर्म माना जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ भारत में सच्चाई ईमानदारी न्याय व्यवस्था द्वारा निर्धारित है, वहाँ पर सच्चाई ईमानदारी कम्युनिस्ट शासन द्वारा निर्धारित है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों में चीन का यह फ़र्क है, यह चीन की समानताएं हैं। तो इस तरीके से मैंने अब तक अपनी पूरी कोशिश करी दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम के लिए भारत और चीन के मौलिक अधिकार या मानव अधिकारों की तुलना करके आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको वाइड रेंज में एक व्यापक स्तर पर आपको भारत और चीन का फ़र्क समझा सकूं, तो मैंने वो समझाया भी दोस्तों। तो अब प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ज़रूर
कि आपको कहाँ दिक्कत आई, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में और चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम में कोई हेल्प चाहिए हो तो दोस्तों बेधड़क आप जुड़े रहो। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो यार मैं वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि मुझे मेरे को व्यूज़ से पता चलता है कि जिस तरह से व्यूज़ आते हैं उनके वॉच मिनट से पता चलता है कि पूरी वीडियो तो कोई नहीं देखता, लेकिन आप इसे अगर देख चुके हैं तो रियली आप पढ़ने में भी आप बहुत इंटरेस्टेड बंदे हो। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आगे आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इतने देर पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इतना देर कोई व्यक्ति अगर वीडियो देखता है उसको इनमें इच्छा है कुछ जानने की। दोस्तों अब मैं फिर से एक बात थोड़ा वाइड रेंज में करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की टॉपिक को थोड़ा ऊपर से समझते हैं, क्योंकि रीडिंग के साथ अभी समझा था। अब देखो दोस्तों, भारत का मौलिक अधिकार हम 11वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है मौलिक कर्तव्य हमें पता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा मौलिक अधिकार में? भाई हमने यही पढ़ा कि मौलिक अधिकार हमें ये कहता है, वो हमें पता भी है। लेकिन हमने चीन का आज नया पढ़ा। चीन में हमने ये चीज़ देखी कि भाई वहाँ पर लिखी हुई चीज़ ज़्यादा है। जब वहाँ पे यही नहीं बताया गया कि ये मौलिक अधिकार मिलेंगे कैसे, तो कैसे हम कह सकते हैं। तो हम ना यहाँ पे बेसिक आइडिया लगाइए। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, बाद बाकी अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। ये बड़ा वर्स्ट सिचुएशन अभी आज के टाइम में चल रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई का नुकसान करेंगे दोस्तों तो ये चीज़ कभी रिपेयरेबल नहीं होगी, दोबारा रिपेयर नहीं होगी। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें।